हेलो एवरीवन। तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री लर्नर्स पॉइंट पर। तो आपकी जैसा कि लगातार कमेंट कर रहे थे, आपकी जैसे कि लगातार डिमांड थी कि आपके लिए स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज की जाए। तो यहाँ पर एग्री लर्नर्स पॉइंट की ओर से आपके लिए स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज की जा रही है कृषि विज्ञान 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपकी चाहे इंट्रेंस एग्जाम हो या फिर किसी भी प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, इसका हम पार्ट नंबर फर्स्ट क्लियर करेंगे। मतलब आज हम 250 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर मतलब सुबह हम करेंगे 250 अगले क्वेश्चंस को। मतलब केवल हम 2 लेक्चर में 500 क्वेश्चंस को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जल्दी से इस वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं एग्रीकल्चर फ्रेंड, उन सभी के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ अपने जो भी फ्रेंड है एग्रीकल्चर के फ्रेंड, उन सभी को भी बेनिफिट हो जाए। बाई चांस आपको आपके साथ साथ उनको भी कुछ क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, जिससे कि एग्जाम में कुछ बेनिफिट हो जाएगा। 5 या 10 नंबर का या फिर 20 नंबर का, कितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, 500 क्वेश्चंस है और लगभग वही क्वेश्चन है जो कि आपको लगातार पूछे जाते हैं, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी नई स्टूडेंट है तो उनसे स्पेशली बोलना चाहूँगा कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से बेल आइकन को ऑल पर दबा दीजिए, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहे। ठीक, इसके साथ साथ एक और बात याद रखिएगा कि इस वीडियो को आपको फुल्ली वॉच करना है। ठीक है, शुरुआत से लेकर अंत तक आपको एक बार जरूर देख लेना है, जिससे कि आपके सभी क्वेश्चंस वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। ठीक है, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको फुल्ली वॉच करना है शुरुआत से लेकर अंत तक। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भैंस में गर्भावधि समय कितने दिन का होता है या फिर होता है। तो याद रखना, अगर हम बात करते हैं भैंस, तो भैंस में तो कितने दिन का होता है, जो गेस्टेशन पीरियड होता है ये होता है 310 दिन का। और अगर हम बात करते हैं गाय, तो गाय में कितने दिन का होता है, ये होता है 281 दिन का होता है। दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि यार हाँ दोनों ही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन, यहाँ कई बार आपसे पूछा गया है कि मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है। मतलब यहाँ बॉडी टेम्परेचर आपसे पूछा गया है हैन का। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है मुर्गी का, ये होता है यहाँ 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है किसकी डेफिशिएंसी होती है मिल्क में। ठीक है, आपने ये तो पढ़ा होगा कि दूध का सफ़ेद रंग तो किसके कारण होता है, केसिन के कारण होता है। और अगर हम बात करते हैं, याद रखना, पीला रंग दूध का, तो ये किसके कारण होता है, ये होता है कैरोटीन के कारण होता है। लेकिन अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी कमी दूध में पाई जाती है। तो कौन सा होता है, याद रखिएगा, लोहा होता है। किसकी कमी पाई जाती है दूध में, ये होती है लोहे की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपसे पूछा गया है कि गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी होती है। तो याद रखिएगा थार पारकर है। कौन सी होती है, याद रखिएगा, डबल पर्पज के लिए जिससे पारा सा है, कौन सी होती है, थार पारकर होती है। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया आपसे, एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि हमने आपको सुबह ही बताया था कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो अगर याद रखना, अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है यहाँ करनाल हरियाणा में। NDRI कहाँ पर स्थित है, करनाल हरियाणा में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, याद रखिएगा 1923 में। कहाँ पर की गई थी, बेंगलोर में। और इसे ट्रांसफर कर दिया गया था 1955 में। कहाँ पर कर दिया गया था, इसे 1955 में ट्रांसफर कर दिया गया था करनाल हरियाणा में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गर्भधारण विधि का उपयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। तो याद रखिएगा, गर्भधारण विधि का अगर हम बात करते हैं तो गर्भधारण विधि का उपयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है, किसके टेस्ट के लिए किया जाता है, ये किया जाता है वसा के टेस्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गाय की दुग्ध सिराओं में होता है। मतलब क्या होता है इनकी, यानी जो दुग्ध सिराएं होती है तो इनमें क्या पाया जाता है। तो याद रखिएगा, दुग्ध सिराओं में दूध नहीं पाया जाता, बल्कि क्या पाया जाता है, खून पाया जाता है। इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए याद रखिएगा कि गाय की दुग्ध सिराओं में क्या होता है, खून होता है, ब्लड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ आपको ये कई बार पूछा गया है कि भारत में कपास की एक गांठ, एक बाल का वजन कितना होता है, वेट कितना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है प्रति बाल कितना वेट होता है। तो अगर हम बात करते हैं प्रति बाल, तो इसका जो वेट होता है ये होता है 170 किलोग्राम होता है।
अगर हम बात करते हैं जूट, तो जूट का कितना होता है, जूट का होता है यहाँ प्रति बोल का 180 किलोग्राम। और अगर आपसे पूछा था पटसन, तो पटसन का कितना होता है, पटसन का यहाँ प्रति बोल 181 किलोग्राम उसका वजन होता है, उसका वेट होता है। दोबारा से देख लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाता है कपास का एक गांठ का वजन तो कितना होता है, 170 किलोग्राम होता है। जूट का अगर आपसे पूछा जाता है कि कपास की जगह आपको जूट देखने को मिल रहा है कि जूट की एक गांठ का वजन कितना होता है, तो 180 किलोग्राम प्रति बोल। अगर आपसे पूछा जाता है पटसन की प्रति बोल मतलब एक गांठ का वजन कितना होता है, तो वो होता है 181 किलोग्राम। ठीक है, याद रखिएगा, तीनों को आप एक साथ याद रखिएगा क्योंकि यहाँ तीनों में से आपको कोई सा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मक्का की संकर किस्म है, तो इनमें से कौन सी मक्का की संकर किस्म है। तो जो ऑप्शंस आपके दे रखे थे गंगा 11। अब यहाँ पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई थी कि गंगा, ठीक है, गंगा जो भी सीरीज है ये सभी किसकी होती है, मक्के की होती है। ठीक, गंगा चाहे आप ए ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो या फिर 5 ले लो, कोई सी भी सीरीज है जो कि गंगा की है वो सभी किसकी होती है, यहाँ मक्का की संकर किस्में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। अब याद रखिएगा, एक होती है राजस्थान की, एक होती है भारत की। ठीक है, आपको दोनों ही एग्जाम में पूछी जाती है कि राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, मतलब एवरेज जो रेनफॉल होती है ये कितनी होती है। तो अगर आपसे पूछा था राजस्थान के लिए, तो राजस्थान की तो कितनी होती है, 575 mm होती है। याद रखिएगा, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 575 मिलीमीटर होती है। और अगर आपसे पूछा था सेंटीमीटर में, याद रखिएगा दोनों में ये एग्जाम में पूछा गया है कि आपसे पूछा था एक तो mm में पूछा था, एक आपसे पूछा था सेंटीमीटर में। तो राजस्थान की जो एवरेज रेनफॉल होती है प्रति वर्ष, तो वो कितनी होती है, वो होती है यहाँ 575 mm होती है। और अगर आपसे पूछा था सेंटीमीटर में, तो आप इसे mm को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे बदलोगे, तो इसे हम यहाँ एक डॉट यहाँ पर लगा देंगे, मतलब यहाँ 57.5 सेंटीमीटर होती है। और अगर आपसे mm में पूछा आता है, मिलीमीटर में अगर आपसे वार्षिक वर्षा पूछी जाती है तो कितनी होती है, 575 mm होती है, मिलीमीटर होती है, और 57.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये बात हुई राजस्थान की। अब अगर हम बात करते हैं भारत में वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो ये होती है यहाँ 1190 mm होती है। कितनी होती है, 1190 मिलीमीटर होती है वार्षिक वर्षा भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अरहर की इष्टतम बीज दर कितनी होती है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं इष्टतम बीज दर अरहर की, तो ये होती है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है अरहर की सीड रेट, ये होती है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कार्थेमस टिंटोरियस किसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो कार्थेमस टिंटोरियस किसका होता है, कुसुम का होता है, सेफ फ्लावर का होता है, कुसुम का होता है, सेफ फ्लावर का होता है, क्या होता है, कार्थेमस टिंटोरियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की औसत सांद्रता कितनी होती है। अब यहाँ पर यहाँ वातावरण में आपसे पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। ठीक है, सांद्रता आपसे पूछी गई है, न कि प्रतिशत आपसे पूछा गया है। याद रखिए, ये भी आपको दोनों ही टाइप में एग्जाम में देखने को मिल जाता है ये क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा था सांद्रता, तो सांद्रता तो कितनी होती है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की, ये होती है 300 ppm होती है। अब यहाँ पर ppm की फुल फॉर्म क्या होती है, पार्ट पर मिलियन। याद रखिएगा, ppm की फुल फॉर्म क्या होती है, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको सांद्रता में पूछा आता है, तो आपको राइट आंसर क्या बताना है, 300 ppm बताना है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर प्रतिशत में पूछ लिया है क्वेश्चन, तो आपको क्या बताना है, तो आपको बताना है 0.03% होती है। दोनों को याद रखिएगा, दोनों को आप नोट कर सकते हो कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता होती है वो तो कितनी होती है, 300 ppm होती है। और अगर आपसे पूछा है प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत होता है, ये होता है 0.03% होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्षे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन गैस है, नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन गैस है, ये कौन सा बैक्टीरिया होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो मान लीजिए आपको राइजोबियम बैक्टीरिया या फिर राइजोबियम होता है। राइजोबियम तो आप जानते हो कि राइजोबियम स्पीसीज के द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है, ये राइजोबियम के द्वारा किया है। लेकिन इसकी स्पीसीज आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ स्पीसीज तो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि वर्षी में जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया है, वो किस स्पीसीज के द्वारा किया है। तो अगर आपसे पूछता है बरसीम के लिए, तो कौन सी स्पीसीज होती है, यहाँ ट्राइफोलाई होती है। कौन सी स्पीसीज होती है, याद रखिएगा कि बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया की ये होती है राइजोबियम ट्राइफोलाई होती है।
अब अगर मान लीजिए ये आपको याद नहीं हो रहा है तो आपको ऐसे याद करना है कि बरसीम का जो नाम होता है बोटनिकल नेम ये होता है क्या है, ट्राइफोलियम एल्केजेंड्रम होता है। आपको इसे कैसे याद रखना है यार, हाँ बरसीम का बोटनिकल नेम क्या होता है, इसका होता है ट्राइफोलियम एल्केजेंड्रम होता है। मतलब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ट्राइफोलाई दिख रहा है। ठीक है, आपको इसका बोटनिकल नेम में ही, इसके वानस्पतिक नाम में ही क्या दिख रहा है, ट्राइफोलाई दिख रहा है। ठीक है, ट्राइफोलियम मतलब ट्राइफोलाई। तो इसका जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसा है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसा है, ये किस बैक्टीरिया स्पीसीज के द्वारा कैसा है, ये कैसा है, ट्राइफोलाई स्पीसीज के द्वारा कैसा है। ठीक है, सिंपल वे में आपको याद हो गया कि किसके द्वारा कैसा है, राइजोबियम ट्राइफोलाई के द्वारा कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आवश्यक पादप हो सकता है तो नहीं है, तो यार हाँ पौधों को आयोडीन की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आलू से ट्यूबर या कंद बनने के लिए सबसे अनुकूल तापमान कितना होता है। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा है ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है, उपयुक्त जो तापमान होता है वो कितना होता है। तो याद रखिए कंद बनने के लिए ये होता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। कितना होता है, याद रखिए कंद बनने के लिए ये होता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान, तो उत्पत्ति स्थान क्या है सोयाबीन का, ये होता है चाइना होता है। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, चाइना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा था एसएसपी, तो एसएस में सल्फर तो कितना होता है 12% होता है। और अगर आपसे पूछता है फास्फोरस, तो फास्फोरस कितना होता है, इसमें होता है 16% होता है। याद रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है कि सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस कितना होता है 16% होता है और सल्फर कितना होता है 12% होता है। दोनों को याद रखिएगा, स्पेशली आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि सल्फर 12% और फास्फोरस 16% पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कैंट एक प्रमुख किस्म है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं कैंट, तो याद रखिएगा ये किसकी होती है, जई की भी होती है और सोयाबीन की भी होती है। ठीक है, आप दोनों को नोट कर सकते हो क्योंकि यहाँ ब्रागली और कैंट ये तीनों ही वेराइटी किसकी होती है, सोयाबीन की होती है। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा गया केवल कैंट, तो यहाँ केवल कैंट किसकी होती है, जई की होती है और सोयाबीन की भी होती है। याद रखिएगा कैंट किसकी होती है, ये जई की भी होती है और सोयाबीन की भी वेराइटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार एक अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछा गया है कि हृदय रोगी के लिए कौन सा खाद्य तेल उपयुक्त होता है। यहाँ पर आपको दे रखा है यार हार्ट जो पेशेंट होते हैं तो उनके लिए कौन सा खाद्य तेल उपयुक्त होता है। तो याद रखिएगा सूरजमुखी का भी अच्छा होता है और कुसुम का भी अच्छा होता है। किस किस का होता है यार, हार्ट पेशेंट के लिए ये सूरजमुखी का भी होता है और कुसुम का भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसबगोल पैदा करने में मुख्य जिला कौन सा होता है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा था इसबगोल पैदा करने का मुख्य जिला, तो सबसे ज़्यादा जो कियासा है मतलब 40%। याद रखिएगा टोटल का जो 40% जो इसबगोल पैदा कियासा है ये कहाँ पर कियासा है, जालौर में कियासा है। कहाँ पर कियासा है, जालौर में कियासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फूल गोभी में भूरापन की कमी के कारण होता है। मतलब ऐसा कौन सा तत्व है जिसके कारण भूरापन रोग फूल गोभी में हो जाता है। अब यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि भूरापन मतलब ब्राउनिंग, तो ब्राउनिंग से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि जो फूल गोभी में जो ब्राउनिंग रोग होता है ये किस तत्व की कमी से होता है, ये होता है बोरोन तत्व की कमी से होता है। ब्राउनिंग से ही आपको पता चल जाएगा क्योंकि ब्राउनिंग से स्पष्ट हो रहा है बोरोन तत्व की कमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा फल उष्ण जलवायु का है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है उष्ण जलवायु का कौन सा फल है, तो कौन सा होता है, आम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कद्दू की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं कद्दू की सीड रेट, तो ये होती है 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है, याद रखिएगा 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कद्दू की सीड रेट होती है प्रति हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बेर में वानस्पतिक, याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बेर में वानस्पतिक प्रबंधन की प्रचलित विधि है। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो प्रोपेशन कैसा है, जो प्रवर्धन कैसा है बेर में, ये किसके द्वारा कैसा है। तो ये कैसा है, कलिकायन के द्वारा कैसा है। किसके द्वारा कैसा है, जो कलिकायन मेथड होता है उसके द्वारा कैसा है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है जैसे कि मान लीजिए कलिकायन भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि टी हुई, वी हुई, उल्टा टी हुआ, कई प्रकार की होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बेर, तो बेर में यहाँ एक तो टी और एक रिंग, याद रखिएगा 2 प्रकार के मुख्यतः यूज किया जाता है, एक तो टी कलिकायन और एक रिंग कलिकायन का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सुनहरी क्रांति का संबंध है।
तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन, ठीक है, सुनहरी क्रांति मतलब गोल्डन रेवोल्यूशन, तो गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध किससे होता है? फल उत्पादन से संबंध होता है। किससे संबंध होता है? सुनहरी क्रांति का ये होता है, याद रखिएगा, फल उत्पादन से संबंध होता है। और अगर हम बात करते हैं इसका फादर किसे बोला जाता है, मतलब फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है डॉक्टर के.एल. चड्ढा को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? डॉक्टर के.एल. चड्ढा को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो ये क्वेश्चन हमने आपको कल ही क्लियर करवाया था कि टीएसएस की मात्रा, टोटल सोल्यूबल सॉलिड की मात्रा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? ये ज्ञात की जाती है रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा। याद रखिएगा, टीएसएस मतलब टोटल सोल्यूबल सॉलिड की मात्रा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? ये ज्ञात की जाती है रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अर्का सूर्यमुखी एक उन्नत किस्म है। तो अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा, अर्का सूर्यमुखी, तो ये किसकी होती है? कद्दू की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि फलों को पकाने में उपयोगी हार्मोन कौन सा होता है? तो होता है यहाँ इथाइलिन हार्मोन होता है। फलों को पकाने में कौन सा उपयोगी हार्मोन है? वो होता है यहाँ इथाइलिन होता है। और इथाइलिन मुख्यतः यहाँ दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है गैस फॉर्म में, एक होता है द्रव रूप में। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ गैस फॉर्म में कौन सा होता है, तो इथेफोन होता है। कौन सा होता है? इथेफोन गैसीय फॉर्म में होता है। और द्रव फॉर्म में कौन सा होता है? इथेरेल होता है। इथेरेल होता है द्रव फॉर्म में, और गैस फॉर्म में कौन सा होता है? इथेफोन होता है। इथेफोन का प्रयोग मुख्यतः यहाँ गन्ना फसल में किया जाता है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो इथेफोन का यूज किया जाता है ये किस फसल में किया जाता है? ये किया जाता है गन्ना फसल में किया जाता है। और इथेरेल का सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? केले के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? केले के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस फल में विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, विटामिन सी की मात्रा आपसे पूछी गई है। तो अगर आपसे पूछा था सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा किस में होती है? बारबेडस सेरी में होती है। किस में होती है सबसे ज्यादा? ये होती है यहाँ बारबेडस सेरी। लेकिन जब आपको मान लीजिए ऑप्शन में बारबेडस सेरी नहीं देखने को मिल रहा है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ आंवले में होता है। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको आंवला देखने को मिल रहा है ऑप्शन में, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आंवला होगा। लेकिन मान लीजिए आंवला और बारबेडस सेरी आपको दोनों ही जब ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं, तब आपका राइट आंसर क्या होगा? बारबेडस सेरी, क्योंकि यहाँ आंवले से ज्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? बारबेडस चेरी में पाया जाता है। ठीक है, बारबेडस सेरी से कम किस में पाया जाता है? आंवले में। आंवले से कम किस में पाया जाता है? अमरूद में पाया जाता है। ठीक है, इन तीनों को आपको स्पेशली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, जेली में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ। कुल घुलनशील ठोस पदार्थ का मतलब क्या होता है? टीएसएस कितना होता है? ठीक है, तो इसमें टीएसएस की मात्रा कितनी होती है? 65% होती है। और अगर आपसे पूछा था जैम में टीएसएस की मात्रा, तो ये होती है 65 से 68% होती है। याद रखिएगा, जैम में थोड़ा सा अधिक होता है, मतलब 65 से 68% है। और अगर आपसे पूछता है जेली, तो जेली में कितना होता है? कुल घुलनशील ठोस पदार्थ ये होता है 65% होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, एप्पल कलर एक किस्म है, तो ये किसकी होती है? ये होती है, याद रखिएगा, अमरूद की होती है। एप्पल कलर किसकी महत्वपूर्ण वेराइटी होती है? ये होती है अमरूद की होती है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि आपको ये सभी क्वेश्चन है, मान लीजिए आपकी कल है एग्जाम है, ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी को, मान लीजिए आप ट्रेवल कर रहे हो, आप सफ़र कर रहे हो, चाहे वो ट्रेन में कर रहे हो, बस में कर रहे हो, तो ये वीडियो आपको जब काम आने वाली है। ठीक है, मान लीजिए आप अभी कंप्लीट इसे नहीं देख पा रहे हो, इसका सेकंड लेक्चर भी शायद सुबह आ जाएगा, तो आप इन दोनों लेक्चर को याद रखिएगा। जब आपकी मान लीजिए कल एग्जाम है, तो आज आपको इन दोनों लेक्चर को और स्पेशली क्लासेस आपकी याद रखना प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। एग्रीकल्चर स्पेशल क्लासेस के नाम से आपको एक अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो उसमें जितनी भी जो वीडियो है आपके लिए, जितनी भी क्लास लगाई गई है एग्रीकल्चर स्पेशल क्लासेस की, उन सभी वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। चाहे आप 3 दिन पहले से ही स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन एग्रीकल्चर स्पेशल क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, उन सभी वीडियो को एक बार ज़रूर क्लियर कर लेना, जिसमें यहाँ एनिमल हस्बेंड्री की भी आपकी क्लियर हो जाएगी और कृषि विज्ञान मतलब एग्रीकल्चर की भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, हॉर्टिकल्चर की भी आपके लिए स्पेशल क्लास लगा दी गई है, तो वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो याद रखिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन से आपको स्पेशल क्लासेस से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस जब भी आपका मन नहीं करे पढ़ने में, तब आपको क्या करना है, मोबाइल का यूट्यूब खोल के बैठ जाना है, हमारे चैनल की स्पेशल क्लासेस प्लेलिस्ट में चली जाना है, वहाँ से आपको सभी वीडियोस को
कंप्लीटली वॉच कर लेना है। ठीक है, इतना सा कर लिया मतलब आपका सब कुछ याद हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेथी का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रदेश में होता है। तो अगर हम बात करते हैं मेथी का, ठीक है, मेथी का जो सर्वाधिक उत्पादन लिया जाता है, यहाँ पर पूछा गया स्टेट, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा लिया जाता है। और अगर हम बात करते हैं राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ पर लिया जाता है, तो नागौर में लिया जाता है। याद रखिएगा, मेथी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, नागौर में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक वयस्क व्यक्ति को औसत दैनिक सब्जी आवश्यक होती है। मतलब यहाँ एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी सब्जी की आवश्यकता होती है, तो वो होती है यहाँ 300 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। याद रखिएगा, एक जो व्यक्ति होता है तो उसे 300 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यक होती है सब्जी की। अब याद रखिएगा, इन 300 ग्राम में क्या आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई रूट की सब्जी है, कोई स्टेम की सब्जी है, कोई लीव्स की उत्पत्ति है, मतलब यहाँ लीव्स की सब्जी है। मतलब इन 300 ग्राम में आपको सभी प्रकार की सब्जियों को खाना है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट बताई जाती है ICMR के द्वारा। याद रखिएगा, जो ये आवश्यक मात्रा बताई जाती है कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 300 ग्राम मात्रा लेनी चाहिए सब्जी की, ये किसके द्वारा बताया जाता है, ये बताया जाता है ICMR के द्वारा बताया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है, तो किसकी होती है, ये होती है बकरी की होती है। टोगनबर्ग किसकी नस्ल होती है, किसकी ब्रीड होती है, ये होती है बकरी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कुसुम के बीज में तेल की मात्रा कितनी % होती है। अब याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बताया गया है ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, जो तेल की मात्रा है कुसुम में ये कितनी होती है, 30 से 35% होती है। ठीक है, इसको आप एक बार मैच कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो राइट आंसर आपको दे रखा है ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दे रखा है। ठीक है, इसलिए आप एक बार ज़रूर देख लेना कुसुम के जो बीज में तेल की मात्रा होती है ये कितनी % होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अंधी गुड़ाई संभव है। तो अंधी गुड़ाई किस में की जाती है, ये की जाती है गन्ने में की जाती है। किस में की जाती है, गन्ने में की जाती है। अब ये अंधी गुड़ाई होती क्या है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, ब्लाइंड होइंग। सबसे पहले तो यार इसे इंग्लिश में क्या बोला सा है, ब्लाइंड होइंग बोला सा है, ब्लाइंड होइंग बोला सा है। अब ये होता क्या है कि मान लीजिए आपने गन्ने की सोविंग कर दी, बुआई कर दी, तो इसका अंकुरण होने से पूर्व हम क्या करते हैं, होइंग कर देते हैं। क्या करते हैं, हम होइंग कर देते हैं। तो इसी को बोला जाता है ब्लाइंड होइंग। मतलब जर्मिनेशन से पहले होइंग करना क्या कहलाता है, ब्लाइंड होइंग कहलाता है। ठीक है, याद हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि हमने आपको अभी बताया था कि भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 1190 मिलीमीटर होती है। भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 1190 मिलीमीटर होती है। और राजस्थान की कितनी होती है, 575 मिलीमीटर होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, मतलब कितने % होती है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो हमने आपको बताया था कि अगर आपसे पूछा था सांद्रता में, तो सांद्रता में तो कितनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ये होती है 300 ppm होती है। कितनी होती है, 300 ppm होती है। और अगर आपसे पूछा था प्रतिशत में, तो प्रतिशत में कितना होता है, 0.03% होता है। याद रखिएगा, दोबारा से देख लीजिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। अगर आपसे पूछा था प्रतिशत, तो प्रतिशत में आपको कितना बताना है, 0.03% होता है। और अगर आपसे पूछा था सांद्रता, तो सांद्रता कितनी होती है, 300 ppm होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेथी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो मेथी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्राइगोनेला फोइनम। याद रखिएगा, मेथी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेकम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि स्टूलिंग किस फसल में प्रचलित प्रवर्धन विधि है। मतलब जो प्रोपेशन कैसा है, प्रवर्धन मतलब जो प्रोपेशन कैसा है, ये किस फसल में कैसा है, ये कैसा है, अमरूद में कैसा है, स्टूलिंग। याद रखिएगा, स्टूलिंग को माउंट लेयरिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, माउंट जो मेथड होता है उसके नाम से भी इसे जाना जाता है। वैसे आपको जो ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, ये स्टूलिंग ही पूछा जाता है। ठीक है, स्टूलिंग ही के ही नाम से आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि स्टूलिंग किस फसल में प्रचलित प्रवर्धन विधि है, ये होता है अमरूद में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संकर बैंगन में बीज की दर कितनी होती है। यहाँ पर आपसे पूछा है बीज की दर मतलब सीड रेट कितनी होती है हाइब्रिड स्प्रिंजल की। तो कितनी होती है, याद रखिएगा, संकर बैंगन की बीज दर ये होती है 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर।
कितनी होती है, याद रखिएगा, शंकर बैंगन की बीज दर ये होती है 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एक कॉमन क्वेश्चन है और कई बार आपसे पूछा गया है कि फूल गोभी में विप्टेल किस तत्व की कमी से होता है। तो आप सभी को पता है किससे होता है, यहाँ विप्टेल रोग ये होता है मोलिब्डेनम तत्व की कमी से होता है। याद रखिएगा, एक कॉमन क्वेश्चन है, एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है और परमानेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फूल गोभी में विप्टेल रोग किस तत्व की कमी से होता है, मोलिब्डेनम तत्व की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ठंडी जलवायु का फल है, तो याद रखिएगा टेम्परेट, जिसे यहाँ टेम्परेट बोला सा है। तो टेम्परेट क्लाइमेट के कौन कौन से फ्रूट होते हैं, वो होते हैं सेब और नाशपाती होते हैं। ठंडी जलवायु या फिर टेम्परेट क्लाइमेट के कौन से होते हैं, वो होते हैं सेब और नाशपाती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तरबूज में प्रति हेक्टेयर कितने किलो बीज की आवश्यकता होती है। तो वो होती है यहाँ 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तरबूज में प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, ये होती है 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है हनी ड्यू और पूसा डेलिशियस। हनी ड्यू, कुर्ग हनी ड्यू या फिर पूसा डेलिशियस, ये दोनों ही किसकी होती है, ये होती है पपीते की होती है। किसकी होती है यहाँ, हनी ड्यू और पूसा डेलिशियस, ये किस में होती है, पपीते की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फसलों को पानी से बचाने के लिए, फसलों को पाले से बचाने के लिए कितने % सल्फ्यूरिक अम्ल का हम छिड़काव करेंगे। अब याद रखिए, यहाँ पर आपसे पूछे है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला भी तो आपको पता होना चाहिए कि H2SO4। H2SO4 का जो प्रयोग किया जाता है, तो ये कितना % इसका छिड़काव किया जाता है। तो याद रखिएगा, फसलों को पाले से बचाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, इसका कितने % का छिड़काव किया जाता है, केवल यहाँ केवल और केवल 0.1% का छिड़काव किया जाता है। याद रखिएगा, ये भी एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है और कई बार आपसे पूछा गया है कि पाले से बचाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना % छिड़काव किया जाता है, ये किया जाता है 0.1% किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गांठ को भी बोई जाती है, तो ये बोई से यहाँ रबी सीजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जैम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा होती है। तो ये क्वेश्चन आपको अभी बताया था हमने कि जेली में आपसे पूछा जाता है TSS की मात्रा, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, तो ये कितना होता है, 65% होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है जैम, तो जैम में कितना होता है TSS, ये होता है 65 से 68% होता है। याद रखिएगा, जेली में कितना 65% और जैम में कितना 65 से 68%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एबेल मोस्कस एस्कुलेंटम वानस्पतिक नाम है, तो ये किसका होता है, किस फसल का होता है, एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस, ये होता है, याद रखिएगा, भिंडी का होता है। और भिंडी को यहाँ फिंगर, लेडी फिंगर के नाम से भी इसे जाना सा है। भिंडी का एक और नाम है लेडी फिंगर। याद रखिएगा, लेडी फिंगर किसे बोला सा है, भिंडी को ही बोला सा है। ओकरा या लेडी फिंगर किसे बोला सा है, भिंडी को ही बोला सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव आहार में प्रतिदिन सब्जियों की आवश्यकता होती है, तो कितनी होती है, अभी आपको बताया गया था 300 ग्राम की होती है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। और ये जो मात्रा दी जाती है 300 ग्राम, ये किस संस्था के द्वारा दी जाती है, ये दी जाती है ICMR के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है ये सांद्रता या फिर ये जो मात्रा दी जाती है प्रतिदिन, ये दी जाती है ICMR के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बूंद बूंद सिंचाई सबसे अधिक उपयोगी है, तो ये किन फसलों के लिए होती है, याद रखिएगा, ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन सबसे अधिक उपयुक्त होती है फल वाली सब्जियों के लिए या फिर फल वाली फसलों के लिए। ठीक है, फ्रूट्स जो क्रॉप होती है, वैसे तो यहाँ फल और सब्जियों दोनों के लिए होती है, लेकिन मुख्यतः याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा है मुख्यतः यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है, ड्रिप इरिगेशन का। तो ड्रिप इरिगेशन का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है फ्रूट क्रॉप्स के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं बूंद बूंद सिंचाई, मतलब ड्रिप इरिगेशन है, इसे कहाँ से लाया गया था, भारत में। तो याद रखिएगा, जो ड्रिप इरिगेशन है इसे लाया गया था इजराइल से। कहाँ से लाया गया था, इजराइल से इसे लाया गया था भारत में। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एकांतर फलन समस्या है, तो ये क्वेश्चन हमने आपको कई बार बताया है कि एकांतर फलन किसकी समस्या होती है, आम फसल की होती है। अब ये होता क्या है, एक साल फल आना एक साल फल नहीं आना, एक साल फल आना एक साल फल नहीं आना, तो ये किसकी प्रॉब्लम होती है, ये होती है आम की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गोला की एक किस्म है, मतलब किसकी होती है गोला, तो ये आम की नहीं होती बल्कि बेर की होती है। याद रखिएगा, गोला किसकी किस्म होती है, बेर की किस्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है।
तो इसका भी आपको स्पेशली याद रखना होगा कि अगर आपसे पूछा था साइलेज की मात्रा, ठीक है, साइलेज में की मतलब साइलेज में नमी की मात्रा तो कितनी % होती है, ये होती है 60 से 70% होती है। और अगर आपसे पूछा था हे, तो हे में कितनी होती है, केवल यहाँ 15 से 20% होती है। अब इसे आप मान लीजिए कैसे याद रखोगे कि साइलेज में अधिक होती है फिर हे में अधिक होती है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, दोनों में आपको डाउट हो सकता है। तो इसे आपको कैसे क्लियर करना है, इसे आपको क्लियर करना ही याद रखिएगा कि साइलेज को गड्ढे में तैयार किया जाता है, साइलेज को जिस गड्ढे में तैयार किया जाता है उसे बोला जाता है साइलो। एक बात यहाँ पर याद रखिएगा आपको कि साइलेज जिस गड्ढे में तैयार किया जाता है, ठीक है, उसे बोला जाता है साइलो। मतलब इसे गड्ढे में तैयार किया जाता है, ये आपको पता चल गया कि साइलेज किस में तैयार किया जाता है, गड्ढे में। तो अब आपको ये पता है कि मान लीजिए कोई चीज़ गड्ढे में पड़ी है तो उसका जो वाष्पीकरण होता है ये कम होता है, ठीक है, मतलब उसमें नमी की हानि है ये कम होगी। तो याद रखिएगा कि साइलेज में कितनी होती है नमी की मात्रा, ये होती है 60 से 70% है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हे, तो हे को याद रखिए खुले मैदान में पड़ रख देगा, मतलब यार इसे छाया में हम सुखा देते हैं। याद रखिएगा साइलेज को तो हम गड्ढे में तैयार कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है 60 से 70% नमी की मात्रा होती है, और हे को हम क्या करते हैं छाया में सुखाते हैं, जिससे क्या होता है इसमें नमी की मात्रा केवल 15 से 20% रह जाती है। ठीक है, तो अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पश्मीना नस्ल है, तो पश्मीना किसकी होती है, बकरी की नस्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मुर्गी की द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी होती है, तो वो होती है रोड आइसलैंड रेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणी जिला है, तो याद रखिए मुर्गी पालन तो सबसे ज़्यादा मुर्गियाँ कहाँ पर पाली जाती है, अजमेर में पाली जाती है। कहाँ पर पाली जाती है, अजमेर में पाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्या है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ही आपको 2 बार पूछा गया है। ठीक है, 2 या कितनी बार पूछा गया है एग्जाम में, सुपरवाइजर में पूछा गया है, और जेट आपकी जो जेट एग्जाम थी रेशनैलिटी पेपर उसमें भी ये आपसे पूछा गया है कि मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो ये होता है याद रखिएगा 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है, 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ताज़े दूध का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए ताज़े दूध का पीएच मान तो ये कितना होता है, 6.7 होता है। कितना होता है, 6.7 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गाय में गर्भावधि समय कितना होता है, तो ये क्वेश्चन हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही बताया था कि अगर आपसे पूछता है भैंस, तो भैंस में कितने दिन का होता है गेस्टेशन पीरियड, गर्भावधि समय ये होता है 310 दिन का। और अगर आपसे पूछता है गाय, तो गाय का कितना होता है 281 दिन का होता है। भैंस का कितना 310 दिन, गाय का कितना 281 दिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल कौन सी होती है, तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल तो कौन सी होती है, चना होती है। कौन सी होती है, चना होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि कौन सी फसल गरीब आदमी की मित्र फसल कहलाती है। याद रखिएगा ये भी एक अच्छे क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी फसल है जिसे हम गरीब आदमी का मित्र के नाम से जाना जाता है, तो कौन सी होती है, आलू होती है। यार हाँ, आलू फसल को गरीब आदमी का मित्र बोला जाता है। आलू फसल को गरीब आदमी का मित्र बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डेड हार्ट बीमारी किससे संबंधित है, मतलब ऐसी कौन सी फसल है जिसमें डेड हार्ट बीमारी होती है, तो डेड हार्ट याद रखना गन्ने में होती है। डेड हार्ट किसकी बीमारी होती है, गन्ने की होती है। और अगर आपसे पूछते हैं ब्लैक हार्ट, तो ब्लैक हार्ट किसकी होती है, आलू की बीमारी होती है। याद रखिएगा डेड हार्ट तो किसकी होती है, गन्ने की होती है, और ब्लैक हार्ट किसकी होती है, आलू की बीमारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि सरसों की फली को किस नाम से जाना चाहिए या फिर क्या कहते हैं, तो यहाँ सरसों की फली को सिलिकुआ कहते हैं। क्या कहते हैं, सरसों की फली को सिलिकुआ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गेहूं की सिंचाई हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है, तो अगर हम बात करते हैं गेहूं में सिंचाई की विधि तो कौन सी उपयुक्त होती है, क्यारी विधि होती है। याद रखिएगा गेहूं में सिंचाई हेतु कौन सी विधि उपयुक्त होती है, क्यारी विधि होती है। और क्यारी विधि को एक और नाम से जाना जाता है, क्या बोला जाता है, चेक बेसिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्यारी विधि का एक याद रखिएगा सेकेंड नाम क्या होता है, चेक बेसिन। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि क्यारी विधि जो हम यूज़ करते हैं क्यारी, तो इसमें एक मुख्य नुकसान होता है। क्या होता है यार, हम भूमि का इसमें नुकसान होता है।
क्योंकि आपको ये पता चल गया कि क्यारी विधि है, तो क्यारी में हम क्या करते हैं, अलग अलग क्यारियाँ बनाते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, मेड का निर्माण करते हैं। तो इन मेड में क्या होता है, यहाँ जो हमारी भूमि होती है तो इसका ज़्यादा खर्च हो जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्यारी विधि होती है तो इसकी एक मुख्य नुकसान आप बताइए। तो क्या होता है, इसमें भूमि है हमारी वो ज़्यादा खर्च हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वायु की गति नापने का यंत्र कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, वेग मापी होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि वायु गति नापने के लिए किसका यंत्र का प्रयोग कैसा है, ये कैसा है, वेग मापी। और अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर वेग मापी, यहाँ एनीमोमीटर को भी बोला सा है। एनीमोमीटर का हिंदी नाम क्या होता है, वेग मापी होता है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि एनीमोमीटर का प्रयोग तो विंड स्पीड ज्ञात करने के लिए किया सा है, लेकिन अगर आपसे पूछता है विंड वैन, तो विंड वैन का प्रयोग किसके लिए कैसा है, वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए किया सा है। दोबारा से देख लीजिए कि अगर मान लीजिए आपको पूछा था वायु की गति, तो वायु की गति किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, एनीमोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा ज्ञात की जाती है वायु की गति, ये ज्ञात की जाती है एनीमोमीटर के द्वारा। और अगर आपसे पूछा था वायु की दिशा, तो दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, ये ज्ञात की जाती है विंड वैन के द्वारा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण है, तो याद है कार्बनिक उर्वरक मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कौन सा होता है, यूरिया होता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उदाहरण कौन सा है, यूरिया है। जिसमें याद रखिएगा नाइट्रोजन किस रूप में पाया है, यूरिया में ये पाया है एल्केलाइड, एल्केलाइड। ठीक है, आप तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि एमाइड होता है। ठीक है, कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है, ये होता है एमाइड रूप में होता है। किस में होता है, एमाइड रूप में होता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस फसल को चारे के राजा बोला सा है, तो चारी वाली फसलों का राजा तो बोला सा है बरसीम को, और रानी किसे बोला सा है, रानी बोला सा है मक्का को बोला सा है। याद रखिएगा कि किस फसल को चारे की रानी बोला सा है, तो रानी तो बोला सा है रिंजका को, और राजा किसे बोला सा है, बरसीम को बोला सा है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ हमने आपको बताया भी था कि बरसीम को याद रखना एक और नाम दिया गया है, वो क्या दिया गया है, इजिप्शियन क्लोवर दिया गया है। क्या दिया गया है, इजिप्शियन क्लोवर। और अगर आपसे पूछता है रिंजका, तो रिंजका का दूसरा नाम क्या होता है, एल्फा होता है। एल्फा होता है। रिंजका को किस नाम से जाना जाता है, एल्फा के नाम से भी जाना जाता है। और बरसीम को किस नाम से जाना जाता है, इजिप्शियन क्लोवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है तंबाकू में कौन सा एल्कलॉइड होता है, तो अगर हम बात करते हैं तंबाकू में कौन सा एल्कलॉइड, तो ये होता है निकोटीन होता है। तंबाकू में कौन सा एल्कलॉइड होता है, निकोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गाय की कौन सी नस्ल श्रम कार्य के लिए उपयुक्त होती है, तो वो कौन सी होती है, नागौरी होते हैं। क्योंकि यहाँ नागौरी बैल का प्रयोग मुख्यतः क्या किया जाता है, नागौरी बैल तो आपने नाम तो सुना ही होगा कि नागौरी बैल है, इनका प्रयोग सबसे ज़्यादा कृषि कार्य करने के लिए किया जाता है। इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है कृषि कार्य करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बकरी में रोमन नाक दिखावट वाली नस्ल कौन सी होती है। तो अब आपको नाम से स्पष्ट हो गया होगा कि रोमन नाक, तो रोमन नाक यहाँ एक मुख्य पहचान होती है, किसकी होती है, किस नस्ल की होती है, ये होती है याद रखिएगा जमुनापारी की होती है। याद रखिएगा, एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी बकरी की कौन सी नस्ल है जिसकी रोमन नाक एक मुख्य पहचान होती है, तो कौन सी होती है, जमुनापारी होती है। कौन सी होती है, जमुनापारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपको डॉट डॉट दे रखा है, मतलब स्पेस आपको दे रखा है कि इसको रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सा में काम में लिया जाता है। तो कौन सा यहाँ पर अम्ल है जिसका प्रयोग पशु चिकित्सा को काम में लिया जाता है धोने के लिए या फिर रोगाणुनाशक के लिए, तो वो कौन सा होता है, यहाँ कौन सा अम्ल होता है जिसका प्रयोग रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है, एक ऐसा है बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि बोरिक एसिड का प्रयोग रोगाणुनाशक की तरह किया जाता है पशु चिकित्सा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि बछड़े के आहार स्वरूप खीस का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं खीस या फिर कोलेस्ट्रम, तो इसका जो मेन कार्य होता है, मेन फंक्शन होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, वो क्या होता है, यहाँ बछड़े में रोग प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त करना या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। क्या होता है इसका मुख्य कार्य खीस का, ये होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त करना या फिर इसको पैदा करना बछड़े में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्ष भर हरा चारा देने वाली फसल कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, रिंजका होती है। वर्ष भर हरा चारा देने वाली फसल कौन सी होती है, रिंजका फसल होती है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मुंह पक्का और खुर पक्का रोग का मुख्य लक्षण क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि मुंह पक्का और खुर पक्का जो रोग होता है ये किसके द्वारा होता है। ये होता है यार हम वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा है मुख्य लक्षण क्या होता है। मतलब मान लीजिए आपके कोई सा पशु है, गाय या भैंस, जिसमें एफएमडी रोग हो जाता है, तो उसका मेन कैरेक्टर क्या है, आप कैसे पहचानोगे कि इसमें एफएमडी रोग हो गया है। तो उसके आप यहाँ आपको चेक करना है कि मुंह और पैरों में फफोले होकर छाले पड़ जाते हैं। मुख्य पहचान क्या होती है एफएमडी रोग की? ये होती है यार हम मुंह और छाले, यार हम मुंह और पैरों में दोनों में क्या पड़ जाते हैं? छाले पड़ जाते हैं। ऐसा पशु जिस पर यहाँ एफएमडी रोग का संक्रमण हो जाता है उसकी मुख्य पहचान क्या होती है? उसके मुंह और पैरों इन दोनों में क्या हो जाते हैं? छाले हो जाते हैं। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर भारत में भैंस की सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? मुर्रा भैंस होती है। याद रखिएगा, सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली उत्तर भारत में ये कौन सी होती है? मुर्रा नस्ल होती है। और मुर्रा नस्ल की एक और पहचान है, याद रखिए इसके मुख्य पहचान है कि इसके जो सींग होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं? जलेबी के आकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? मुर्रा भैंस के सींग ये होते हैं जलेबी के आकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी नस्ल विदेशी गाय की है। तो याद रखिएगा जहां पर आपको ऑप्शंस थे वहां पर आपको राइट आंसर दे रखा था जर्सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है कि मक्का की पत्तियों में लाल बैंगनी रंग प्रकट होने का कारण है। तो याद रखिएगा लाल बैंगनी जब, याद रखिए एक मुख्य पहचान होती है फास्फोरस कमी की, क्या होती है? याद रखिएगा मक्का की पत्तियों में, या फिर मान लीजिए कोई सी भी पत्ती है, आपको दे रखा है कि किसी भी प्लांट की ऐसी पत्ती हो गई है, मतलब उसके सिम्टम आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? लाल बैंगनी रंग के सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं। और आपसे पूछा जा रहा है कि इस पौधे में किस तत्व की कमी है। तो आपको क्या बता देना है? याद रखिएगा कि फास्फोरस की कमी है। मान लीजिए आपसे पूछा जा सकता है, मान लीजिए कोई सा भी पौधा आपको दिखाई दे रहा है और उस पर क्या हो रहा है? उसकी पत्तियां कैसी प्रकार की हो रही है? लाल बैंगनी रंग की हो रही है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? फास्फोरस की कमी है। किसकी कमी है? फास्फोरस की कमी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सोयाबीन की बीज दर क्या होती है। तो 80, कितनी होती है? 80 या फिर 70 से 80 किलोग्राम होती है। आप याद रखिएगा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सोयाबीन की बीज दर क्या होती है? 70 से 80 किलोग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सरसों की फसल को पाले से बचाने हेतु कौन से रसायन व कितनी मात्रा का छिड़काव लाभदायक रहता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको दोनों ही पूछा गया है कि एक सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि किस रसायन का प्रयोग करोगे, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है कितनी मात्रा का आप छिड़काव करोगे। तो हमने दोनों को ही आपको अभी बताया था कि हम किसका प्रयोग करते हैं पाले से बचाने के लिए? सल्फ्यूरिक अम्ल का हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। कितना यूज करते हैं? 0.1% हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको ये नाम देख के थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, डाउट हो रहा है कि गंधक का तेजाब, तो याद रखिएगा आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल का ही सेकंड नाम क्या होता है? गंधक का तेजाब होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को ही याद का गंधक का तेजाब भी बोला सा है। और इसका जो फॉर्मूला होता है, जो सिंबल होता है वो क्या होता है? H2SO4 होता है। और कितनी मात्रा का हम छिड़काव करते हैं? वो करते हैं 0.1% का हम छिड़काव करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु आप किस शाकनाशी का प्रयोग करोगे। तो वो कैसा है? इमेजा थारपारकर का, याद रखिएगा थापीर का यूज कैसा है। अंकुरण के बाद में पूछा गया है यहाँ पोस्ट इमरजेंस के रूप में आपको प्रयोग करना है, तो आप किसका प्रयोग करोगे? यहाँ इमेजा थापीर का हम यूज करते हैं। याद रखिएगा आपको स्पेशली यहाँ पर दे रखा है कि सोयाबीन में आप पोस्ट इमरजेंस के रूप में किस वीडीसाइड का प्रयोग करोगे, किस हार्बिसाइड का प्रयोग करोगे। तो आपको क्या बताना है? यहाँ इमेजा थापीर का हम यूज करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा वह विधि कौन सी होती है जिसमें यहाँ सिंचाई जल के साथ उर्वरक दिया जाता है। तो वो विधि होती है फर्टिगेशन। अब आपको इसे कैसे याद रखना है कि सिंचाई जल के साथ क्या देना? फर्टिलाइजर देना क्या कहलाता है? फर्टिगेशन कहलाता है। उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर। ठीक है, आपको इंग्लिश में याद रखना है कि सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना क्या कहलाता है? फर्टिगेशन कहलाता है। या फिर सिंचाई जल के साथ फर्टिलाइजर देना क्या कहलाता है? फर्टिगेशन कहलाता है।
और मान लीजिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सिंचाई जल के साथ शाकनाशी का प्रयोग क्या करना क्या कहलाता है, तो शाकनाशी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, हर्बिसाइड बोला जाता है। मतलब अगर आपसे पूछा था सिंचाई जल के साथ शाकनाशी का प्रयोग क्या कहलाता है, तो आपको क्या बताना है, हर्बिगेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, हर्बिगेशन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फसलों में लोहे तत्व की कमी प्राय दिखाई देती है, मतलब किन प्रकार की या फिर किस प्रकार की पत्तियों पर दिखाई देती है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा था लोह तत्व की कमी, तो ये दिखाई देती है नई व ऊपरी पत्तियों पर। कहाँ पर दिखाई देती है, नई व ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में खरीफ में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, सोयाबीन होती है। याद रखिएगा, आपसे पूछा है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। तो अगर हम बात करते हैं खरीफ सीजन में कौन सी फसल को सबसे ज्यादा लिया जाता है, तो लिया जाता है सोयाबीन को। और सोयाबीन की बीज दर क्या रखी जाती है, 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कई बार ये भी पूछा गया है कि गाजर घास मतलब पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस खरपतवार के जैविक नियंत्रण हेतु किस कीट का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा है किस कीट का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो अब यहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि गाजर घास का वानस्पतिक नाम क्या होता है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस होता है। गाजर घास का वानस्पतिक नाम क्या होता है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस होता है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपसे पूछा है कीट कौन सा कीट होता है, लेकिन अब यहाँ पर जिस कीट का हम यूज करते हैं उसे किस नाम से जाना, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि मान लीजिए गाजर घास का आप कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन किस कीट का प्रयोग कर रहे हो, यानी जो कीट का हम प्रयोग कर रहे हैं इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है बायो एजेंट। यानी इसे हम किस नाम से जानते हैं, बायो एजेंट के नाम से हम इसे जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप पूछा गया है कि कौन सा कीट प्रयोग किया जाता है, मतलब किस प्रकार का हम यूज करते हैं, तो जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा का प्रयोग करते हैं। गाजर घास को नष्ट करने के लिए किस कीट का प्रयोग किया जाता है, ये कैसा है, जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा। और याद रखिएगा, गाजर घास को नियंत्रित करने के लिए जिस कीट का प्रयोग किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, बायो एजेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यदि 2 सिंचाई जल उपलब्ध हो तो आप गेहूं में, यदि आप मान लीजिए गेहूं की फसल को ग्रो कर रहे हो, उत्पादन ले रहे हो, और आपके पास केवल 2 सिंचाई उपलब्ध है, तो आप किन किन अवस्थाओं पर सिंचाई करोगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, एक फसल तो आपको पता है, यानी एक क्रांति का अवस्था तो आप सभी को पता है कि हम CRI स्टेज पर करेंगे। लेकिन दूसरी अवस्था आपको याद रखनी होगी कि मान लीजिए आपको केवल एक सिंचाई पूछाता है, तो एक सिंचाई में तो आपको क्या बताना है, राइट आंसर, शीर्ष जड़ें जमते समय या फिर CRI अवस्था पर हम छिड़काव करेंगे। ठीक है, केवल एक होती है तब हम सिंचाई करते हैं CRI पर। जब हमारे पास 2 सिंचाई उपलब्ध होती है तब हम छिड़काव करते हैं CRI व मिल्किंग स्टेज पर। कब करते हैं सिंचाई, ये करते हैं CRI व मिल्किंग स्टेज पर करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि खाद उर्वरक भू परिष्करण क्रियाओं तथा सिंचाई के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली भू उर्वरता क्या कहलाती है। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक बात याद रखनी है कि एक उर्वरता तो वो होती है जिसे हम उत्पन्न करते हैं, और एक उर्वरता वो होती है जो कि नेचुरल के द्वारा होती है, मतलब प्रकृति ने हमें दी होती है। ठीक है, उर्वरता कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक जिसे हम उत्पन्न करते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि खाद उर्वरक और भू परिष्करण क्रियाओं के द्वारा जिस उर्वरता को उत्पन्न किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे बोला जाता है उपार्जित उर्वरता। और दूसरी कौन सी होती है, जिसे खुद नेचर हमें देती है, खुद प्रकृति हमें देती है, तो कौन सी होती है, यहाँ प्रकृति उर्वरता, फिर नेचर उर्वरता। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ओरोबंकी खरपतवार किन फसलों से संबंधित है, तो ये होता है सरसों से संबंधित, क्योंकि आप सभी को पता है कि ओरोबंकी एक प्लांट पैरासाइटिक वीड होता है, किसका होता है, सरसों का होता है। प्लांट पैरासाइटिक वीड होता है, किसका होता है, सरसों का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने दिनों के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी करने से पहले आपको एक क्वेश्चन याद रखना कि याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा है मौसम पूर्वानुमान, मतलब वेदर फोरकास्टिंग जो की जाती है ये 3 प्रकार की जाती है। फर्स्ट की जाती है यहाँ शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। दूसरी की जाती है मीडियम टाइम के लिए, और थर्ड की जाती है लॉन्ग टाइम के लिए। तो शॉर्ट जो फोरकास्टिंग की जाती है, जो पूर्वानुमान लगाया जाता है, ये केवल यहाँ 1 से 3 दिन का लगाया जाता है।
कितने दिन का लगा सकता है शॉर्ट अनुमान, ये लगा सकते हैं यहाँ 1 से 3 दिन का लगा सकता है। अगर आपसे पूछता है मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान, ये लगा सकता है 3 से 10 दिन के लिए क्या लगता है। और अगर आपसे पूछता है लॉन्ग जो फोरकास्टिंग की जाती है, ये कितने दिन के लिए की जाती है, तो ये की जाती है 10 दिन से ऊपर, मतलब कितने दिन की भी हम कर सकते हैं। अगर वो पूर्वानुमान जिसमें 10 दिन से अधिक समय की जानकारी हमें दी गई है तो उसे बोला जाता है लॉन्ग फोरकास्टिंग। अगर मान लीजिए वो पूर्वानुमान जिसमें हमें 3 से 10 दिन की बारे में पूर्वानुमान लगाया गया है या फिर उसके बारे में आपको बताया गया है, जानकारी दी गई है, तो उसे बोला जाता है मीडियम फोरकास्टिंग। और अगर मान लीजिए वह पूर्वानुमान जिसमें आपको केवल 1 से 3 दिन के लिए जानकारी दी गई है तो उसे बोला जाता है शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, याद रखिएगा, शॉर्ट फोरकास्टिंग उसे बोला जाता है। दोबारा से देख लेते हैं, एक शॉर्ट, एक मीडियम और एक होता है लॉन्ग। शॉर्ट कितने दिन का, 1 से 3 दिन का। मीडियम कितने दिन का, 3 से 10 दिन का। और लॉन्ग कितने दिन का, 10 दिन से अबव दिन का। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, जिससे कि सभी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्या देख रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे तो ज़रूर दबा देना, क्योंकि जब भी हमारी स्पेशल क्लासेस लगेगी, कोई सी भी क्लासेस लगेगी, तो उसका नोटिफिकेशन आपको तभी तो प्राप्त होगा जब आपने ऑल पर नोटिफिकेशन को दबा रखा होगा। तो अगर जल्दी से आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर ज़रूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि धान में खैरा रोग होता है। तो ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है, ये होता है जिंक तत्व की कमी से होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि धान में जो खैरा रोग होता है इसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, ये कैसा है, जिंक सल्फेट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, जिंक सल्फेट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म कौन सी होती है, तो होती है JS 9305 होती है। अब हम बात करते हैं कि गेहूं फसल में चौड़ी पत्तीदार खरपतवारों को नियंत्रण करने हेतु किस शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए, यहाँ पर आपसे पूछा है गेहूं फसल में किसको नियंत्रित करना है, चौड़ी पत्तीदार खरपतवारों को आपको नियंत्रित करना है, तो आप किसका प्रयोग करोगे, तो हम यूज करेंगे मेटसल्फिरान मिथाइल का प्रयोग करेंगे। याद रखना, आप यहाँ पर ये क्वेश्चन में नहीं बता सकते, ये राइट आंसर आप नहीं बता सकते कि 240 का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पेशली क्रॉप के बारे में पूछा गया है। किस फसल में पूछा है, गेहूं फसल में। तो याद रखिए, गेहूं फसल में 240 का प्रयोग हम नहीं करेंगे, बल्कि किसका प्रयोग करेंगे, मेटसल्फिरान मिथाइल का हम प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा, चौड़ी पत्तीदार खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए गेहूं फसल में ये कैसा है, मेटसल्फिरान मिथाइल का हम प्रयोग करेंगे। या फिर आप ये भी बता सकते हो कि सल्फोसल्फ्यूरान का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, मेटसल्फिरान या फिर सल्फोसल्फ्यूरान का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अधिक जल बचत के लिए फसलों में सिंचाई विधि है, मतलब ऐसा कौन सा मेथड है, ऐसी कौन सी सिंचाई विधि है जिसमें सबसे अधिक पानी की बचत होती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपको आंसर बताया गया है ये बताया है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ऑप्शंस जो यहाँ पर थे उसके अकॉर्डिंग तो राइट आंसर क्या है, फव्वारा मेथड, मतलब स्प्रिंकलर मेथड। लेकिन अगर हम बात करते हैं फव्वारा विधि से भी सबसे ज़्यादा जो बचत होती है, इससे भी ज़्यादा वो कौन से मेथड में होती है, वो होती है यहाँ ड्रिप मेथड में होती है। तो सबसे ज़्यादा जो जल की बचत होती है वो किस में होती है, ड्रिप मेथड में। उससे कम किस में होती है, फव्वारा विधि में होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है फसलों में जीवन रक्षक सिंचाई व भूजल वृद्धि की जल संरक्षण की राजस्थान सरकार की योजना है। तो याद रखिएगा, इसके लिए एक योजना चलाई गई थी, वो कौन सी थी, खेतलाई योजना। कौन सी योजना चलाई गई थी, खेतलाई योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का प्रयोग प्रवर्धन के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग किस फसल में यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा, आपको स्पेशली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आम में जो एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग जो मेथड यूज करते हैं वो किस क्षेत्र में लिया जाता है, किस क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में। कहाँ पर लिया जाता है, आम में एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का प्रयोग ये किया जाता है महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में, इसका प्रयोग कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फल सुषुप्तावस्था किस में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, आंवले में फल सुषुप्तावस्था पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बेर की किस्म अर्ली उमरान का चयन किया गया था, मतलब यहाँ जो अर्ली उमरान
किस में निकाली गई थी, ये कहाँ से निकाली गई थी? तो ये निकाली गई थी गोधरा गुजरात से। याद रखिएगा, अर्ली उमरान जो कि बेर की किस्म होती है, तो इसका चयन, इसका सिलेक्शन या फिर इसे जो निकाला गया था, ये निकाला गया था गोधरा गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अर्का मृदुला किसकी किस्म होती है? तो अर्का मृदुला किसकी होती है? अमरूद की एक मोस्ट पॉपुलर किस्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भिंडी का बढ़वार काल होना चाहिए लंबा, गर्म और नम, यहाँ पर आपसे पूछा है नम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैटफिश इकार विकार है। कैटफिश एक विकार है। यहाँ विकार मतलब फिजिकल डिसऑर्डर होता है। फिजिकल डिसऑर्डर क्या होता है? दैहिक व्याधि। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा है जो कैटफिश होता है ये किस फसल का फिजिकल डिसऑर्डर होता है, दैहिक व्याधि होती है? तो ये होता है टमाटर फसल का होता है। किसका होता है? टमाटर फसल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। याद रखिएगा, गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एगमार्क कानून कहाँ पर बनाया गया था? तो ये कब बनाया गया था? सबसे पहले हम बात करेंगे कि कब बनाया गया था। तो ये बनाया गया था 1937 में। और कहाँ पर बनाया गया था? ये बनाया गया था नागपुर, महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है कि एगमार्क कानून कब बनाया गया था? 1937 में। कहाँ पर बनाया गया था? नागपुर, महाराष्ट्र में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पेक्टिन की मात्रा ज्ञात की जाती है। तो पेक्टिन की मात्रा के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो क्या है? एल्कोहल टेस्ट। कौन सा टेस्ट किया जाता है? ये क्या है? एल्कोहल टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विथानिन किसमें पाया जाता है? तो विथानिन सोमनीफेरा। आप तो नाम से ही स्पष्ट हो गया है इसका तो कि विथानिन किसमें पाया जाता है? विथानिया सोमनीफेरा में पाया जाता है, मतलब अश्वगंधा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है विथानिन? अश्वगंधा में पाया जाता है। और अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम क्या होता है? विथेनिया सोमनीफेरा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया राष्ट्रीय बीज अधिनियम। राष्ट्रीय बीज अधिनियम किस वर्ष घोषित किया गया था? मतलब जो पॉलिसी है ये कब दी गई थी? ठीक है, तो आपको बताया गया था जो नेशनल सीड पॉलिसी है ये कब दी गई थी? ये दी गई थी 2002 में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एनीमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो ये मापा जाता है वायु गति। और अगर आपसे पूछता है विंड वैन, तो विंड वैन के द्वारा क्या मापा जाता है? वायु दिशा। वायु दिशा विंड वैन के द्वारा, एनीमोमीटर के द्वारा वायु गति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है खेत में जल उपयोग क्षमता की गणना किस सूत्र से की जाती है? तो वो की जाती है आर्थिक उपज बटा जल उपयोग क्षमता। किससे की जाती है? याद रखिएगा, खेत में जल उपयोग क्षमता ये की जाती है आर्थिक उपज बटा जल उपयोग क्षमता से की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एसआरआई तकनीक कौन सी फसल में इस्तेमाल की जाती है? तो आप सभी को पता है कि एसआरआई जो टेक्निक है, जो तकनीक है, ये किस फसल से संबंध रखती है? ये रखती है धान फसल से। किस फसल से संबंध होता है यहाँ एसआरआई मेथड का? ये होता है धान फसल से। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। एसआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टमाटर में फलों का यहाँ पर फसलों नहीं बल्कि फलों का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखिएगा, टमाटर में जो फलों का लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है? ये होता है लाइकोपीन नामक वर्णक के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपीन नामक वर्णक के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है कि धान, गेहूं और मूंग गर्मी फसल चक्र की चक्रीय तीव्रता क्या है? मतलब यहाँ पर आपको एक वर्ड दे रखा है कि चक्रीय तीव्रता। चक्रीय तीव्रता का मतलब होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, आपको यहाँ पर पूछा गया है। अब आपको इस क्वेश्चन को निकालने से पहले आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला हमने आपको पहले भी बताया था, आप एक और बार देख लीजिए कि यहाँ पर जितनी भी जो फसलें हैं, ठीक है, यहाँ पर जितनी भी जो फसलें दे रखी है आपको उनको ऊपर लिख देना है, मल्टीप्लाई आपको 100 करना है, और नीचे आपको कितने वर्ष में ये फसलें ली गई है वो आपको लिख देना है। मतलब फसलों की संख्या बटे वर्ष मल्टीप्लाई 100, फसलों की संख्या बटे वर्ष मल्टीप्लाई 100। अब इस फॉर्मूले से हम इसकी चक्रीय तीव्रता निकाल लेते हैं। तो कैसे हम सोल्व करेंगे? सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि ऊपर आपको लिख देना है कितनी फसलें हैं। कितनी फसलें यहाँ पर? 3 फसलें हैं। कितनी साल में हम ले रहे हैं उसको नीचे लिख देना है। तो याद रखिएगा ये तीनों सीजन की क्रॉप है, धान, गेहूँ और मूंग, मतलब रबी, खरीफ और जायद, ये तीनों की फसलें हैं। तो याद रखिएगा एक वर्ष में हमने इन्हें ले लिया। ओके, तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100 से। तो कितनी आती है चक्रीय तीव्रता? ये आती है 300%।
कितनी होती है याद रखिएगा, इसकी चक्रीय तीव्रता ये होती है 300%। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि किस जानवर के मांस को बीफ कहते हैं। तो याद रखिएगा गाय के मांस को बोला जाता है बीफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि काजरी किस शहर में स्थित है। तो अब याद रखिएगा काजरी, आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा है काजरी कहाँ पर स्थित है, तो जोधपुर में स्थित है। काजरी कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1959 में। कब की गई थी इसकी स्थापना, 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बलुई दोमट मृदा में किस पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो आप सभी को पता है कि मान लीजिए अगर बलुई दोमट मृदा है तो उसमें बालू की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा वृक्ष पाले के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। तो कौन सा होता है, आंवला होता है। संवेदनशील के मतलब होता है यार ऐसा कौन सा फल वृक्ष है जो कि पाले से सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो कौन सा होता है, आंवला होता है। संवेदनशील का मतलब है सबसे अधिक प्रभावित होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसे अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एकमात्र ऐसा पोषक तत्व कौन सा है जिसे अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा होता है, मोलिब्डेनम होता है। कौन सा होता है, मोलिब्डेनम होता है। याद रखिएगा एकमात्र मोलिब्डेनम ऐसा तत्व है जिसे अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि किस तत्व को 17वें आवश्यक पोषक तत्व के नाम से जाना जाता है। तो 17वां आवश्यक पोषक तत्व कौन सा होता है, निकेल होता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि पहले पौधे के लिए आवश्यक कितने पोषक तत्व थे, 16 थे। लेकिन जब मान लीजिए वर्तमान में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधे के लिए कितने पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, तो 17 होते हैं। क्योंकि 17 पोषक तत्व कौन सा जोड़ दिया गया है, निकेल को जोड़ दिया गया है पौधे की आवश्यक पोषक तत्वों में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस किस्म की मृदा में बड़े पोर स्पेस पाए हैं। तो कौन सी होती है, बलुई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सबसे अपक्षय प्रतिरोधी मिनरल कौन सा होता है। तो ये होता है क्वार्टज होता है। कौन सा होता है, सबसे अपक्षय प्रतिरोधी मिनरल ये होता है क्वार्टज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पोटास का अच्छा स्रोत कौन सा होता है। तो ये होता है फ्लाई एश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा मृदा ऑर्डर भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाया जाता है। तो याद रखिएगा आपसे पूछा है मृदा ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है, इंसेप्टिसोल्स होता है। कौन सा होता है, मृदा ऑर्डर भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर, तो होता है इंसेप्टिसोल्स। और अगर आपसे पूछता है राजस्थान में सबसे ज्यादा, तो राजस्थान में होता है एरिडीसोल्स। कौन सा होता है याद रखना, राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पाई जाने वाला ये होता है एरिडीसोल्स। और भारत में कौन सा होता है, इंसेप्टिसोल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कर्ण 3 किस फसल की किस्म है। तो ये होती है जौ की होती है। कर्ण 3 किसकी किस्म होती है, जो की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यार एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्वार फसल की किस्म कौन सी होती है। तो होती है RGC 936। कौन सी होती है ग्वार फसल की किस्म, ये होती है RGC 936 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस फसल के चारे की प्रारंभिक वृद्धि अवस्था में HCN की मात्रा अधिकतम होती है। HCN की मात्रा पूछी गई है। HCN होता क्या है, हाइड्रोसाइनिक अम्ल। क्या होता है HCN, ये होता है हाइड्रोसाइनिक अम्ल। और ऐसी कौन सी फसल है जिसमें प्रारंभिक वृद्धि अवस्था में HCN होता है, तो होता है ज्वार फसल होती है। ठीक है, और HCN को यहाँ हाइड्रोसाइनिक अम्ल तो बोला ही जाता है। इसके साथ साथ एक और आपका यानी इसका एक और नाम होता है प्रोसिक अम्ल। इसके एक और नाम होता है, याद रखिएगा, HCN का प्रोसिक अम्ल। और एक और नाम होता है इसका धुरीन। मतलब इसके टोटल नाम कितने हो गए, 3-4 नाम हो गए कि HCN को हाइड्रोसाइनिक अम्ल के तो नाम से जाना ही जाता है। इसके साथ धुरीन और प्रोसिक अम्ल के नाम से भी इसे जाना जाता है। HCN को धुरीन या प्रोसिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। और HCN, धुरीन या फिर प्रोसिक अम्ल किस में पाया जाता है, ज्वार फसल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको दोनों ही पूछा गया है। और इस क्वेश्चन को हमने आपको लगभग कई बार बताया है कि डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन तो कितना होता है, 18%। और अगर आपसे पूछता है फास्फोरस, तो फास्फोरस कितना होता है DAP में, डाई अमोनियम फास्फेट में, ये होता है 48% होता है। कितना होता है, 48% होता है। ओके, नाइट्रोजन कितना, 18%, फास्फोरस कितना, 48% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पेगिंग अवस्था किस फसल में पाई जाती है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं पेगिंग, तो पेगिंग किस में होती है, मूंगफली में होती है। अब पेगिंग होती क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो पेगिंग मतलब यहाँ मूंगफली बनने की जो शुरुआती अवस्था होती है, मूंगफली
बनने की जो शुरुआती अवस्था होती है उसे बोला जाता है पेग, और इन पेग का बनना ही क्या कहलाता है, पेगिंग कहलाता है। शुरुआती अवस्था क्या कहलाती है, पेग, और इन पेग को बनना ही क्या कहलाता है, पेगिंग कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा पेड़ राजस्थान का कल्पवृक्ष कहलाता है। तो याद रखिएगा खेजड़ी को किसे बोला जाता है, राजस्थान का कल्पवृक्ष ये बोला जाता है खेजड़ी को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, खेजड़ी को राजस्थान का कल्पवृक्ष भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कास्टिक सोडा किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा NaOH को कास्टिक सोडा बोला जाता है। किसे बोला जाता है, कास्टिक सोडा ये बोला जाता है NaOH को, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को, NaOH। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये होता है NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नाइट्रोजन पौधों द्वारा किस रूप में लिया जाता है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाता है सामान्यतः है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है सामान्यतः है नाइट्रोजन का प्रयोग, तो सामान्यतः इसका प्रयोग किया जाता है नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में किया जाता है, नाइट्रेट के रूप में किया जाता है। और नाइट्रेट का सिंबल क्या होता है, NO3 माइनस नाइट्रेट होता है, और NH4 क्या होता है, अमोनिया होता है। और अगर आपसे पूछता है सामान्यतः है, तो सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रेट का प्रयोग। और अगर आपसे पूछता है अमोनिया, तो अमोनिया का मुख्यतः प्रयोग यहाँ आलू और धान में किया जाता है। सॉरी, इसका प्रयोग यहाँ आलू फसल, हाँ आलू और धान में इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा अमोनिया के रूप में कौन कौन सी फसल ग्रहण करती है, आलू और धान फसल ग्रहण करती है नाइट्रोजन को। और अगर आपसे पूछता है नाइट्रेट, तो नाइट्रेट को यहाँ लगभग जितनी भी जो फसलें होती है वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती है नाइट्रोजन को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि कौन सा उर्वरक एमाइड एवं कार्बनिक उर्वरक के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कौन सा उर्वरक है जो कि एमाइड एवं कार्बनिक उर्वरक के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा होता है, यूरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मौसमी परिवर्तनों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसे बोला जाता है मौसम विज्ञान। मौसम परिवर्तनों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे बोला जाता है मौसम विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फली वाले पौधों में वातावरणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है राइजोबियम नामक बैक्टीरिया के द्वारा। यहाँ पर आपसे पूछा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है राइजोबियम नामक बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ओरोबंकी किस फसल से संबंधित है। तो याद रखिएगा अभी हमने आपको बताया था कि ओरोबंकी एक प्लांट पैरासाइटी वीड होता है, किस फसल का होता है, सरसों का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है हाइग्रोमीटर, तो किसे नापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ये प्रयोग करते हैं नमी का। ठीक है, याद रखिएगा कि हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसको नापने के लिए किया जाता है, ये किया जाता है नमी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपसे पूछा गया है कि मृदा में फील्ड कैपेसिटी पर नमी मापी जाती है, मतलब कितने समय में मापी जाती है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा फील्ड कैपेसिटी होती क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मान लीजिए आपने किसी फील्ड में आज आपने सिंचाई कर दी है, तो याद रखिएगा सिंचाई करने के 48 से 72 घंटे के बाद जो खेत में जो नमी शेष रह जाती है, तो उसे बोला जाता है फील्ड कैपेसिटी। 48 से 72 घंटे के बाद खेत में जो नमी शेष रह जाती है उसे बोला जाता है फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी फसल हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है। तो कौन सी फसल को लिया जाता है, याद रखिएगा हरी खाद मतलब ग्रीन मैन्यूर के रूप में वो लिया जाता है ढैंचा को। और ढैंचा का वानस्पतिक नाम क्या होता है, सस्पेनिया एस्कुलेटा। क्या होता है, सस्पेनिया एस्कुलेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गन्ना किस परिवार से संबंधित है। तो याद रखिए गन्ना का परिवार कौन सा होता है, वो होता है ग्रेमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एरोइंग किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा एरोइंग, तो एरोइंग का मतलब होता है गन्ने में फूल आना। अब यहाँ पर याद रखिए गन्ने का जो पुष्पक्रम होता है उसे बोला जाता है एरो, और इस एरो का निकलना ही क्या कहलाता है, एरोइंग कहलाता है। याद रखिएगा आप ऐसे भी इसका राइट आंसर दे सकते हो कि एरोइंग किससे संबंधित है, गन्ने से संबंधित है। एरोइंग होती क्या है, गन्ने में फूल आना क्या कहलाता है, एरोइंग कहलाता है। ठीक है, दोनों टाइम में आप इसका राइट आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना होता है। तो ये होता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना होता है, याद रखिएगा राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल ये होता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बेर की व्यावसायिक प्रवर्धन विधि कौन सी होती है। तो कौन सी होती है, यहाँ रिंग मतलब वलय तथा टीकलिकाएं। जैसे कि हमने आपको अभी बताया था कि याद रखिएगा बेर में जो प्रवर्धन विधि होती है कौन कौन सी होती है, एक होती है रिंग, एक होती है टी।
रिंग एंड टी कलिकाइन के द्वारा यहाँ बेर का प्रवर्धन किया सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गोवंश की कौन सी नस्ल है, गोवंश की कौन सी नस्ल द्विप्रयोजनीय नस्ल है। तो हमने आपको यहाँ पर एक बात बताई थी कि थारपारकर के बारे में याद रखना, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि थारपारकर के बारे में आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि थारपारकर क्या होती है, डबल पर्पज के लिए पाली जाती है, मतलब गाय की एक द्विप्रयोजनीय नस्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि दुर्गापुरा मधु किस फसल की उन्नत किस्म है। तो दुर्गापुरा किसकी होती है, ये होती है खरबूजा की होती है, खरबूज की होती है, जो कि कहाँ से निकाली गई थी, ये निकाली गई थी दुर्गापुरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार का मृदा अपरदन मुख्य समस्या होता है। तो ये होता है वायु, क्योंकि यहाँ शुष्क क्षेत्रों की पूछा जा रहा है। तो शुष्क क्षेत्रों में अगर मान लीजिए तेज हवा चलेगी तो उससे क्या होगा, मृदा एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, मतलब किस प्रकार का अपरदन हो रहा है, वायु अपरदन हो रहा है। ठीक है, तो शुष्क क्षेत्रों में पूछाता है तो सबसे ज़्यादा कौन सा अपरदन होता है, वायु अपरदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गाय तथा भैंस में होने वाले गलघोटू रोग के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए गाय और भैंस में गलघोटू रोग, तो ये होता है पास्चुरेला नामक स्पीसीज के द्वारा। किसके द्वारा होता है, पास्चुरेला स्पीसीज के द्वारा। और अगर आपको स्पेशली पूछाता है गाय के लिए, तो गाय के लिए पास्चुरेला बोविसेप्टिका, और अगर आपसे पूछता है भैंस के लिए, तो भैंस के लिए यहाँ पास्चुरेला बोविसेप्टिका। याद रखिएगा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि गलघोटू रोग के बारे में आपसे पूछाता है गाय में, तो गाय में तो किसके द्वारा होता है, पास्चुरेला बोविसेप्टिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा, बोविसेप्टिका के द्वारा होता है। और अगर आपसे पूछता है भैंस में गलघोटू रोग, तो ये होता है पास्चुरेला नामक स्पीसीज के द्वारा, मतलब पास्चुरेला बुबेलिसेप्टिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा, बुबेलिसेप्टिका के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्षाकालीन भिंडी हेतु उपयुक्त बीज दर कितनी होती है। तो होती है 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। वर्षाकालीन भिंडी हेतु सीड रेट क्या होती है, ये होती है 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, श्वेत गेंडार किस फसल का मुख्य नासी कीट होता है। तो ये होता है, याद रखिएगा, मूंगफली का। किसका होता है श्वेत गेंडार, ये होता है मूंगफली का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भैंस की जाफराबादी नस्ल का गृह क्षेत्र कौन सा होता है। तो ये होता है काठियावाड़ गुजरात। याद रखिएगा कि भैंस की जाफराबादी नस्ल का गृह क्षेत्र कौन सा होता है, काठियावाड़ गुजरात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आम, संतरा तथा सेब में पकने से पूर्व फल गिरने से रोकने के लिए कौन से वृद्धि नियामक प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा है वृद्धि नियामक कौन से हार्मोन का प्रयोग कैसा है। तो ये कैसा है, ऑक्सिन, और ऑक्सिन में कौन सा, नेफ्थलिक एसिड का प्रयोग कैसा है। याद रखिएगा, आम, संतरा और सेब में पकने से पूर्व फल को गिरने से रोकने के लिए किसका प्रयोग कैसा है, ऑक्सिन का प्रयोग कैसा है, और ऑक्सिन में किसका प्रयोग कैसा है, नेफ्थलिक एसिड का प्रयोग कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कपास किस कुल का पौधा होता है। तो याद रखिएगा, कपास का कुल कौन सा होता है, मालवेसी। यहाँ पर आपको याद रखना है कपास का कुल तो कौन सा होता है, मालवेसी। ठीक है, कपास या फिर पूछ लिया है आपसे भिंडी, तो इन दोनों का ही कुल कौन सा होता है, मालवेसी होता है। कपास या भिंडी दोनों का कुल कौन सा होता है, मालवेसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस फसल के बीज की भूसी का उपयोग मानव में पाचन संबंधी विकारों के उपचार हेतु किया सा है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है किसकी, यानी ऐसी कौन सी फसल है जिसका भूसी का प्रयोग मानव में पाचन संबंधी रोगों के निदान के लिए किया सा है, तो कौन सी होती है, इसबगोल की भूसी। याद रखिएगा, कल आपको बताया गया था कि इसबगोल की यहाँ भूसी का भी हम प्रयोग करते हैं और बीज का भी हम प्रयोग करते हैं। तो भूसी का जो प्रयोग कैसा है, ये कैसा है, मानव में पाचन संबंधी विकारों को नष्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रूबी किस फल की उन्नत प्रजाति होती है, मतलब वेराइटी होती है, ये होती है अनार की होती है। रूबी किस फल की उन्नत किस्म होती है, ये होती है यहाँ अनार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है लंबे लटकते कान, रोमन नाक, छोटे समतल सिंह और बड़ा अयन या फिर लंबे थन, ये किस बकरी की नस्ल के मुख्य गुण होते हैं। मतलब यहाँ पर आपको एक ब्रीड दे रखी है, उसकी आपको यहाँ पर करेक्टर दे रखे हैं, विशेषताएं दे रखी है, जिसकी विशेषता है लंबे लटकते कान, रोमन नाक, छोटे समतल सिंह, बड़ा अयन और लंबे थन। तो ये किस बकरी की नस्ल की पहचान होती है, ये आपको पहचाना है। तो मान लीजिए आपको कोई सा भी करेक्टर नहीं आता है, मतलब ये तो आता है ना रोमन नाक, जिसको हमने अभी आपको बताया था कि ऐसी कौन सी नस्ल होती है जिसकी रोमन नाक होती है, मुख्य पहचान होती है जमुना पारी होती है, जमुना बरी होती है। कौन सी होती है, जमुना पारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस फसल की जल मांग सर्वाधिक होती है। तो किसकी होती है, गन्ने की होती है।
ठीक है, याद रखिएगा सर्वाधिक किसकी होती है, गन्ने की होती है। अब यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि धान की कितनी होती है। तो इन दोनों को आपको माइंड में याद रखना है कि गन्ने की तो कितनी होती है 1500 से 2500 mm होती है, और धान की कितनी होती है 900 से 2500 mm होती है। याद रखिएगा धान की कितनी होती है जलमांग, ये होती है 900 से 1500। और अगर आपसे पूछता है गन्ना, तो गन्ना की जलमांग कितनी होती है, ये होती है 1500 से 2500 mm होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पशुओं में अरंडी के तेल का प्रयोग किस रूप में किया सा है। तो ये कैसा है, दस्तावर के रूप में किया सा है। याद रखिएगा कि पशुओं में अरंडी के तेल का प्रयोग किस रूप में किया सा है, ये कैसा है, दस्तावर के रूप में किया सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंतिम पकाव बिंदु पर अवलेह का तापमान कितना होता है। तो ये होता है 105.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। याद रखिएगा अंतिम पकाव बिंदु मतलब एंड पॉइंट पर कितना होता है टेम्परेचर, ये होता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राजस्थान में बेर की प्रूनिंग मतलब कटाई छटाई का उपयुक्त समय क्या होता है। तो ये होता है मध्य अप्रैल से मध्य मई। यहाँ पर आपसे पूछा है बेर की प्रूनिंग के लिए, तो बेर की जो प्रूनिंग की जाती है ये की जाती है मध्य अप्रैल से मध्य मई के मध्य। और अगर आपसे पूछा था यहाँ पर अंगूर के लिए, तो अंगूर की जो काट छाट की जाती है, जो कटाई छटाई की जाती है, 21 मंथ में की जाती है, ये की जाती है जनवरी मंथ में की जाती है। याद रखिएगा अंगूर की अगर आपसे पूछता है तो अंगूर की जनवरी महीने में की जाती है। और अगर आपसे पूछता है बेर में प्रूनिंग, तो बेर में जो प्रूनिंग की जाती है, जो कटाई छटाई की जाती है, ये की जाती है मध्य अप्रैल से मध्य मई के मध्य की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दुग्ध प्रोटीन है। तो आप सभी को पता है कि केसिन क्या होती है, दुग्ध प्रोटीन होती है। और इस केसिन के कारण ही दूध का सफेद रंग होता है। कौन सा कलर होता है, सफेद रंग होता है। और अगर आपसे पूछता है कि दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो दूध का पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, सफेद रंग केसिन के कारण, पीला रंग कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जीवन वृत्त के आधार पर बथुआ सिनोपोडियम एल्बम किस प्रकार का पौधा होता है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं बथुआ, तो ये होता है 1 वर्षीय पौधा होता है। किस प्रकार का पौधा होता है बथुआ, ये होता है 1 वर्षीय पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 92 किलोग्राम मतलब 92 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु यूरिया की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा आपसे पूछा है 92 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम हम लेंगे नहीं इसमें। तो 46 + 46 मतलब यहाँ 100 किलोग्राम हम जब देते हैं यूरिया, तो उससे कितना प्राप्त होता है नाइट्रोजन, ये होता है 46। तो हम क्या करेंगे, इसकी डबल मात्रा कर देंगे, डबल डोज हम कर देंगे। तो इससे कितना प्राप्त होगा, हमें 92 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त हो जाएगा। मतलब हम यूरिया की कितनी मात्रा लेंगे, 200 किलोग्राम हम मात्रा लेते हैं जब हमको 92 किलोग्राम नाइट्रोजन आपूर्ति कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि चने में खरपतवार के रासायनिक नियंत्रण हेतु बेसालाइन नामक शाकाहारी मतलब शाकनाशी, यहाँ पर शाकाहारी नहीं बल्कि शाकनाशी का प्रयोग किस समय किया जाता है, मतलब फसल बुआई से पूर्व किया जाता है। याद रखिएगा कोई सी भी फसल के बारे में आपसे पूछा जाता है कि फ्लूक्लेरिन या फिर बेसालाइन का प्रयोग कब किया जाता है, तो ये किया जाता है फसल की बुआई से पूर्व किया जाता है। कब किया जाता है, फसल की बुआई से पूर्व किया जाता है फ्लूक्लोरिन या फिर बेसालाइन का प्रयोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का हम प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जापानीज इम्प्रूव्ड फूलगोभी की किस प्रकार की किस्म होती है। तो ये होती है मध्यम प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गौवंश में असामान्य भूख, लकड़ी, हड्डियां तथा अन्य अवांछनीय पदार्थों को चबाने के लक्षण किसकी न्यूनता के संकेत देते हैं। तो ये जो सभी संकेत होते हैं जैसे कि असामान्य भूख लगना, लकड़ी, हड्डियां तथा अन्य अवांछनीय पदार्थों को चबाना, तो ये किसकी मुख्य पहचान होती है, ये होती है फास्फोरस की तत्व की कमी के मुख्य पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गन्ने की बुआई हेतु प्रयोग में लाई जाने वाले टुकड़ों पर कितनी कलिकाएं होती है, कितनी आंखें होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए यहाँ 3 आंखें। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि 2 आंखें भी होती है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा है सबसे ज्यादा जो प्रयोग कैसा है वो कितनी आंख वाले टुकड़ों का प्रयोग कैसा है, तो वो कैसा है 3 आंख वाले टुकड़ों का प्रयोग कैसा है। अगर आपसे पूछता है सबसे ज्यादा प्रयोग, तो सबसे ज्यादा जो प्रयोग कैसा है ये कैसा है 3 आंख वाले टुकड़ों का। वैसे सामान्यतः जो प्रयोग कैसा है ये 2 का भी कैसा है और 3 आंख वाले टुकड़ों का भी किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका राइट आंसर होगा क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बीज का वास्तविक मान किस पर निर्भर करता है। तो याद रखिए वास्तविक मान मतलब रियल वैल्यू, वास्तविक मान मतलब रियल वैल्यू। और रियल वैल्यू का हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जर्मिनेशन परसेंटेज मल्टीप्लाई प्योरिटी परसेंटेज बटा 100।
जर्मिनेशन परसेंटेज मल्टीप्लाई प्योरिटी परसेंटेज बटे 100, मतलब यहाँ रियल वैल्यू या फिर वास्तविक मान यहाँ जर्मिनेशन और प्योरिटी इन दोनों पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर कौन सा है, याद रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन। मतलब यहाँ पर आपको दे रखा है कि बीज की अंकुरण प्रतिशतता एवं बीज की शुद्धता पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि तेल तथा रेशा दोनों का उत्पादन देने वाली फसल कौन सी होती है, तो होती है अलसी होती है। याद रखिएगा तेल और रेशा इन दोनों का उत्पादन देने वाली फसल कौन सी होती है, अलसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया गौवंश में अत्यधिक ज्वर और खूनी दस्त किस रोग के लक्षण होते हैं। तो ये होते हैं यार रिंडरपेस्ट के होते हैं। ऐसा कौन सा रोग होता है जिसमें अत्यधिक ज्वर और खूनी दस्त रोग हो जाते हैं, तो कौन सा होता है, रिंडरपेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है कि CRI अवस्था किस फसल से संबंधित है, तो होती है यहाँ क्राउन रूट इनिशिएशन। और किससे संबंध रखती है, ये गेहूं से संबंध रखती है। याद रखना CRI की फुल फॉर्म क्या होती है, क्राउन रूट इनिशिएशन। और क्राउन रूट इनिशिएशन का संबंध किससे होता है, गेहूं फसल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्गाकार पद्धति की तुलना में उद्यान में फल वृक्ष लगाने की षटकोणीय विधि में कितने अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपसे तुलना की जा रही है वर्गाकार पद्धति से षटभुजाकार की, यानी षटकोणीय विधि की तुलना की जा रही है। तो कितने अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं, 15% अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा द्वितीयक भूपरिष्करण का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, गहरी जुताई। ठीक है, ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में कौन सा मानसून वर्षा लाता है। मतलब यहाँ पर राजस्थान में जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है, तो होती है यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। किस मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शुष्क प्रदेश की वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछे तो शुष्क प्रदेश, तो याद रखना जो प्रदेश होते हैं, ड्राई एरियाज होते हैं, तो वहाँ पर कितनी होती है एवरेज रेनफॉल, ये होती है 400 mm से भी कम होती है। कितनी होती है, 400 mm से भी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि फसल के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है, तो कौन सी होती है, दोमट मिट्टी होती है। याद रखिएगा फसल उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, तो होती है दोमट मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व तिलहन की फसल के लिए महत्वपूर्ण है। तिलहनी फसलों के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है, सल्फर होता है। और ये आपको बताया भी था कि ऑयल सिंथेसिस के बारे में, कि अगर हम मान लीजिए आपको कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑयल सिंथेसिस के लिए मतलब तेल के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है, तो कौन सा होता है, सल्फर तत्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि गीली जुताई किस फसल से संबंधित है। तो याद रखिएगा गीली जुताई ये होती है धान फसल से संबंधित होती है, चावल फसल से संबंधित होती है, क्योंकि इसमें एक क्रिया की जाती है पडलिंग, और इस पडलिंग को याद रखना गीली जुताई के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि हरित वाली किसका रोग है। तो हरित वाली रोग होता है बाजरे का होता है। किसका होता है, बाजरे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गेहूं की बीज दर क्या होती है। तो याद रखिएगा गेहूं की जो बीज दर रखी जाती है ये कितनी रखी जाती है, ये रखी जाती है 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी रखी जाती है, याद रखिएगा गेहूं की बीज दर ये रखी जाती है 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मूंग का वाणिज्यिक नाम क्या होता है। तो ये मूंग का जो वाणिज्यिक नाम होता है ये होता है विग्ना रेडिएटा। अब यहाँ पर याद रखना आपको कंफ्यूज हो सकता है कि एक होता है मूंग का, एक होता है उड़द का। तो याद रखिएगा मूंग का तो वाणिज्यिक नाम क्या होता है, विग्ना रेडिएटा होता है, और उड़द का क्या होता है, विग्ना मूंगो होता है। इसका क्या होता है, विग्ना मूंगो होता है। मतलब यहाँ पर याद थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि मूंग का मूंगो नहीं होता बल्कि क्या होता है, रेडिएटा होता है, और उड़द का क्या होता है, विग्ना मूंगो होता है। याद रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है कि मूंग का क्या होता है, विग्ना रेडिएटा, उड़द का क्या होता है, विग्ना मूंगो होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए किस फसल में प्रोटीन का अंश सर्वाधिक होता है। तो कौन सी फसल होती है जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया है, तो होती है सोयाबीन होता है। कितना पाया है इसमें प्रोटीन, ये होता है 45% होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है प्रोटीन, तो प्रोटीन तो कितना होता है सोयाबीन में, 45% होता है। और अगर आपसे यहाँ पर पूछा आता है तेल की मात्रा, तो तेल की मात्रा कितनी होती है सोयाबीन में, ये होती है 20% होती है, 20% होती है। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रेटूनिंग किस फसल से संबंधित है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा है रेटूनिंग का मतलब होता है पेड़ी की फसल लेना। ठीक है, याद रखिएगा पेड़ी की फसल को ही याद रखा रेटूनिंग के नाम से जाना सा है। और रेटूनिंग का संबंध किस फसल से होता है, गन्ने से संबंध होता है। किस फसल से संबंधित होता है, ये होता है गन्ने से संबंध होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वाणिज्यिक काश्त या फसल उत्पादन के लिए किस वर्ग के बीज जारी किए जाते हैं। याद रखिएगा, वाणिज्यिक काश्त या फसल उत्पादन के लिए किस वर्ग के। वाणिज्यिक काश्त का मतलब होता है सबसे ज़्यादा किस बीज का उत्पादन लिया जाता है। तो कौन सा बीज होता है? प्रमाणित बीज होता है। प्रमाणित बीज कौन सा होता है? जिसे यहाँ किसान उत्पादन करते हैं। किसान को कौन सा बीज दिया जाता है? प्रमाणित बीज दिया जाता है। और याद रखना, प्रमाणित बीज को ही सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। इसलिए याद रखना, वाणिज्यिक काश्त या फसल उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा कौन से बीज को काम में लिया जाता है? प्रमाणित बीज को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है? मिश्र सस्यन कहलाता है। एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है? मिश्र सस्यन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा गेहूं का अनुहरण खरपतवार है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा है, अनुहरण। तो अनुहरण का मतलब होता है नकलची खरपतवार। अनुहरण का मतलब क्या होता है? नकलची खरपतवार। तो गेहूं का कौन सा होता है नकलची खरपतवार? ये होता है फेलेरिस माइनर होता है। और ये फेलेरिस माइनर होता क्या है? गेहूं सा होता है। क्या होता है? याद करें, गेहूं का अनुहरण या खरपतवार, नकलची खरपतवार, वो होता है गेहूं सा। और गेहूं सा का नाम क्या होता है? वानस्पतिक नाम ये होता है फेलेरिस माइनर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फल उत्पादन तथा इससे संबंधित क्रियाकलाप के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फल उत्पादन और इससे संबंधित जो अध्ययन किया जाता है ये किया जाता है पोमोलॉजी में। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। और पोमोलॉजी यहाँ लैटिन प्लस ग्रीक, पोमोलॉजी क्या होता है? लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषाओं का शब्द होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया विटामिन ए का समृद्ध स्रोत कौन सा होता है। यहाँ विटामिन ए है, ये सबसे ज़्यादा किस में पाया है? गाजर में पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विटामिन सी की न्यूनता के कारण कौन सा रोग होता है। तो स्कर्वी रोग हो जाता है। याद रखिएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि विटामिन सी की न्यूनता के कारण कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आलू है एक, तो आलू क्या होता है? एक रूपांतरित तना होता है। आलू क्या होता है? रूपांतरित तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केले का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है। तो केले का जो प्रोपेशन किया जाता है, जो प्रवर्धन किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है प्रकंद या राइजोम के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, केले का जो प्रवर्धन किया जाता है ये प्रकंद या राइजोम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी रोपण पद्धति में रोपण घनता सबसे अधिक होती है, मतलब घनत्व है। ठीक है, घनता का मतलब घनत्व है। और घनत्व के बारे में हमने आपको सुबह ही बताया था। घनत्व का मतलब होता है सबसे अधिक घनत्व है। सबसे अधिक घनत्व मतलब क्या होता है? कि पौध संख्या सर्वाधिक किसमें होती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा रोपण पद्धति। तो याद रखिएगा, रोपण पद्धति तो आपने सभी पढ़ी होगी, जैसे कि वर्गाकार हुआ, आयताकार हुआ, पंचभुजाकार हुआ, व कंटूर विधि हुई। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो पौध घनत्व होता है, सबसे ज़्यादा जो पौधे लगाए हैं, वो कौन से मेथड होता है? वो होता है षटभुजाकार होता है, षटकोणीय भुजाकार होता है। कौन सा विधि होती है जिसमें सबसे अधिक पौध घनत्व रहता है? वो होता है षटभुजाकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निषेचन के बिना फल का विकास क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, निषेचन के बिना फल का विकास अनिषेक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनिषेक जनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसका प्रयोग जैव ईंधन के रूप में कैसा है। तो ये प्रयोग कैसा है? जेट्रोफा। याद रखिएगा, जेट्रोफा प्रयोग किस रूप में कैसा है? जैव ईंधन के रूप में कैसा है। और जेट्रोफा क्या होता है? याद रखिए, यहाँ पर हम 3 क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं कि जेट्रोफा क्या होती है? एक प्रकार की तिलहनी फसल होती है। याद रखिएगा, जेट्रोफा क्या होती है? एक प्रकार की तिलहनी फसल होती है। ठीक है, और जेट्रोफा से संबंधित एक और क्रांति चलाई गई है। वो कौन सी चलाई गई है? काली क्रांति चलाई गई है। याद रखिएगा, काली क्रांति है। तो जेट्रोफा का संबंध किस फसल से होता है? किस क्रांति से होता है? काली क्रांति से होता है। याद रखिएगा, काली या पेट्रोलियम क्रांति आप मान लीजिए। ठीक है, आप इसे छोड़िए क्रांति को। कि जेट्रोफा क्या होती है? एक प्रकार की तिलहनी फसल होती है। और इसका प्रयोग कहाँ पर कैसा है? जैव ईंधन के रूप में कैसा है? किसके रूप में कैसा है? जैव ईंधन के रूप में जेट्रोफा का प्रयोग कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दूध के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो ये भी आपको बताया गया था कि दूध का उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत जो यानी पूरे वर्ल्ड है, पूरा विश्व है, तो उसमें भारत का कौन सा स्थान है? फर्स्ट स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान के मेरिनो कहा जाता है। तो राजस्थान के मेरिनो किसे बोला जाता है? चोकला भेड़ को बोला जाता है। याद रखिएगा, राजस्थान के मेरिनो किसे बोला जाता है? चोकला नामक भेड़ को बोला जाता है। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है। तो गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है।
और सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? केसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है, केसिन नामक तत्व के कारण होता है। सफ़ेद रंग केसिन के कारण, पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रसूति जवर किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा प्रसूति जवर, तो प्रसूति जवर होता है कैल्शियम की न्यूनता के कारण, कैल्शियम की नमी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए कि साइलेज तैयार हो जाता है यानी कितने समय में तैयार हो जाता है? तो ये हो जाता है लगभग 11 से 12 सप्ताह में। याद रखिएगा कि साइलेज कितने समय में तैयार हो जाता है? ये हो जाता है 12 सप्ताह में। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि हमारे 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। हम आज की इस वीडियो में 250 क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। जब तक अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यार एक वीडियो को बनाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, जल्दी से एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो को यार शेयर भी कर दो। ठीक है, आपके पास 1 मिनट है, तो जल्दी से वीडियो को जितने भी आपके जेड फ्रेंड है या फिर जो भी एग्रीकल्चर फ्रेंड है तो उनके पास शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनका भी आपके साथ साथ कुछ बेनिफिट हो सके, कुछ क्वेश्चंस उनको भी याद हो जाए। तो जल्दी से एक साथ सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर करेंगे। तो जल्दी से आपके पास 1 मिनट है, जल्दी से शेयर करिए, वापस लाइव चैट पर आ जाइए, जल्दी करिए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपने शेयर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, 50 क्वेश्चन और पढ़ लीजिए, इसके बाद में भी आप शेयर कर सकते हो। बस यहाँ पर मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो सभी सुन लीजिए कि आपको बस कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि हमें भी कुछ बेनिफिट हो सके और जो आपके फ्रेंड है एग्रीकल्चर फ्रेंड उनको भी कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोलेस्ट्रम में क्या भरपूर मात्रा में होता है? तो याद रखिए कोलेस्ट्रम, तो कोलेस्ट्रम किससे बोलता है यार? खीस को बोलता है। किसे बोलता है? खीस को बोलता है। और इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाइसा है? विटामिन ए पाइसा है। याद रखिएगा, खीस में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है विटामिन? ये होता है विटामिन ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ब्यूटाइरोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दूध में चिकनाई का अंश, चिकनाई का मतलब वसा की मात्रा ज्ञात करने के लिए। ब्यूटाइरोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? दूध का चिकनाई का अंश मतलब दूध में वसा की मात्रा ज्ञात करने के लिए ब्यूटाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एंथ्रेक्स किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा एंथ्रेक्स होता है जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है एंथ्रेक्स रोग? ये होता है एक प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान राज्य में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा राजस्थान में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, तो राजस्थान में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने होते हैं? 10 होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा है पूरे भारत में कितने होते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, तो कितने होते हैं? 15 होते हैं। राजस्थान में कितने होते हैं? 10 होते हैं। भारत में कितने होते हैं? 15 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान की मृदा की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? रेगिस्तानी मिट्टी होती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो हिस्सा पर जो मिट्टी होती है वो कौन सी होती है? रेगिस्तानी मिट्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में राजस्थान का हिस्सा कितने % है? तो ये होता है 10.41%। याद रखिएगा कि जो टोटल होता है, ठीक है, टोटल जो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है तो उसमें पूछा गया राजस्थान का हिस्सा तो कितना होता है? 10.41% हिस्सा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यार हाँ ओल्ड क्वेश्चन है, तो इसे आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको 2010 से 11 का डाटा पूछा गया है, तो इसे हम नहीं क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चावल की संकर किस्म है, तो चावल की संकर किस्म कौन सी होती है? PRH 10। और PRH की फुल फॉर्म क्या होती है? पूसा राइस हाइब्रिड। PRH की फुल फॉर्म क्या होती है? पूसा राइस हाइब्रिड 10। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में किस फसल में GM किस्मों की व्यापारिक रूप से उगाया जाता है? यानी ऐसी कौन सी फसल है जिसको सबसे ज़्यादा व्यापारिक तौर पर, व्यापारिक मतलब सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, तो वो कौन सी होती है? GM फसल वो होती है BT कॉटन। मतलब किसको ग्रो किया है सबसे ज़्यादा? कपास को ग्रो किया है। कौन सी? BT कॉटन को सबसे ज़्यादा ग्रो किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्पादन की दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहनी फसल कौन सी होती है? तो कौन सी होती है उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण तिलहनी फसल? ये होती है सोयाबीन होती है। सोयाबीन में यहाँ प्रोटीन तो कितना होता है?
45% होता है और तेल की मात्रा कितनी होती है 20% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पादपों को कितने आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चन हमने आपको अभी बताया था कि अगर आपसे पूछा था कितने आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है तो 17 की होती है। ठीक है, यहाँ कितने की आवश्यकता होती है 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और 17वां कौन सा जोड़ा गया था, निकिल को जोड़ा गया था। 17वां पोषक तत्व है वो कौन सा है, निकिल पोषक तत्व है। ठीक है, इसके साथ साथ मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है कि 16 आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन में, लेकिन 17 आपको देखने को ही नहीं मिल रहा है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा 16 होगा। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में 17 आवश्यक पोषक तत्व नहीं देखने को मिल रहा है तब आपका राइट आंसर क्या होगा, 16 होगा। लेकिन जब आपको मान लीजिए 16 भी देखने को मिल रहा है और 17 भी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 17 होगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जब आपको दोनों ही देखने को मिल रहे हैं तब तो आपका 17 होगा। लेकिन जब आपको मान लीजिए 17 नहीं देखने को मिलेगा तब आपका राइट आंसर क्या होगा, 16 होगा। ठीक है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा कितनी होती है, तो ये होती है 24%। कितनी होती है सल्फर की मात्रा, ये होती है 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तोरिया तथा सरसों की बीज दर क्या होती है। तो इन दोनों की, तोरिया और सरसों की जो बीज दर होती है लगभग सेम होती है और वो कितनी होती है 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एट्राजिन एक अनुशंसित शाकनाशी है, मतलब यहाँ एक सिलेक्टिव शाकनाशी है। किस फसल के लिए, गन्ना फसल के लिए। याद रखिएगा एट्राजिन है ये अनुशंसित शाकनाशी किस फसल के लिए होता है, गन्ना फसल के लिए होता है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है सिमेजिन, तो सिमाजिन किसके लिए होता है, मक्का के लिए होता है। याद रखिएगा दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एट्राजिन किसके लिए होता है, गन्ने के लिए, और सिमाजिन किसके लिए होता है, मक्का फसल के लिए अनुशंसित शाकनाशी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि pH लेस देन 8.5, EC लेस देन नहीं मोर देन 4.0, और अगर आपसे पूछा था ESP लेस देन 50%। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको केवल एक अधिक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मतलब विद्युत चालकता अधिक है, और pH भी कम है और ESP भी कम है। तो ये कंडीशन हमने आपको बताई थी कि अगर आपसे पूछा है लवणीय सोइल, तो लवणीय सोइल की केवल एक अधिक होती है, वो क्या होती है, विद्युत चालकता अधिक होती है। और अगर आपसे पूछा है सारिये, तो सारिये में केवल यार हाँ विद्युत चालकता कम होती है और दोनों अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन सी कंडीशन देखने को मिल रही है, केवल यहाँ पर विद्युत चालकता अधिक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, लवणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो कौन सी फसल होता है यार, हाँ केले का उत्पादन सबसे अधिक होता है। याद रखा भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक लिया जाता है, वो लिया जाता है केले का। और अगर आपसे पूछता है भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर किस फल को उत्पादन लिया जाता है, सॉरी यहाँ पर पूछा गया उत्पादन, तो उत्पादन तो सबसे ज़्यादा भारत में केला फसल का लिया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि भारत में ऐसा कौन सा फसल है जिसको सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर उगाया जाता है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ आम होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर किसे उगाया जाता है, आम को उगाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, केले का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंगूर है एक, तो अंगूर क्या होता है, उप उष्ण कटिबंधीय फल होता है। क्या होता है, उप उष्ण कटिबंधीय फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सेब की व्यापारिक प्रवर्धन विधि कौन सी होती है। तो याद रखिएगा सेब का जो प्रवर्धन किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है कलम लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पपीते का कौन सा भाग भोज्य पदार्थ है, मतलब कौन सा इसका भाग खाया जाता है। भोज्य पदार्थ मतलब पपीते का कौन सा भाग खाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको कई बार बताया है कि पपीते का मध्य फल भित्ति खाया जाता है। कौन सा भाग खाया जाता है पपीते का, वो खाया जाता है मध्य फल भित्ति, मतलब मेसोकार्प खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सी आम की संकर किस्म है। तो आम की संकर किस्म कौन सी होती है, आम्रपाली होती है। संकर किस्म कौन सी होती है, आम्रपाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भिंडी किस कुल से संबंधित होती है। तो अभी हमने आपको बताया था कि कपास और भिंडी, याद रखिएगा ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि कपास और भिंडी किस कुल से संबंधित है, मालवेसी संबंधित है। कपास और भिंडी का कुल कौन सा होता है, मालवेसी होता है। कौन सा होता है, मालवेसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व का फूलगोभी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, तो कौन सा होता है, भारत होता है। विश्व का फूलगोभी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, भारत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि बंद गोभी की बीज दर क्या होती है। तो बंद गोभी की बीज दर क्या होती है 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। बंद गोभी की बीज दर क्या होती है लगभग 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि संपूर्ण देश में राजस्थान किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर याद रखिएगा किस उत्पाद का, मतलब किस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, राज्य है वो राजस्थान है। वो किसका होता है, ऊन का होता है। याद रखिएगा यहाँ पर, यानी आप ऐसे मान सकते हो सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन किसका लिया जाता है, बाई प्रोडक्ट का। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछे एग्रीकल्चर कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में लिया जाता है, तो कौन सा होता है, ऊन होता है। कौन सा होता है, ऊन होता है जिसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संपूर्ण देश में किसकी जनसंख्या में राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो याद रखिएगा राजस्थान, मतलब यहाँ पर आपको जो तुलना की जा रही है भारत में की जा रही है। ठीक है, तो भारत में जो भेड़ों की संख्या है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन हमने आपको अभी बताया था और ये रिपीट हो चुका है कि राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, करनाल हरियाणा में स्थित है। NDRI कहाँ पर स्थित है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ICMR के अनुसार दूध की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अनुशंसित मात्रा कितनी होती है। अनुशंसित मतलब आवश्यक मात्रा, तो कितनी होती है 250 ग्राम प्रतिदिन। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा है दूध की मात्रा, तो दूध की तो होती है 250 ग्राम प्रतिदिन, और अगर आपसे पूछता है सब्जी की प्रतिदिन मात्रा तो कितनी होती है 300 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो मात्रा दी जाती है इनका जो निर्धारण किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है ICMR के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गाय की द्विउद्देशीय नस्ल कौन सी है। तो यार हाँ, डबल पर्पज़ के लिए, तो ये क्वेश्चन अभी इसी वीडियो में यार 3 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको ये पता चल गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि गाय की द्विउद्देशीय नस्ल कौन सी होती है, थारपारकर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मवेशियों में एंथ्रेक्स रोग का कारण होता है। तो याद रखिएगा मवेशियों में जो एंथ्रेक्स रोग होता है इसका कारण क्या है, जीवाणु। याद है जीवाणु के द्वारा एंथ्रेक्स रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मांस का परीक्षण सामान्यतः किस तापमान पर किया जाता है। तो ये क्या है 0 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। याद रखिएगा जो मांस का परीक्षण किया जाता है, जो इसका जो प्रिजर्वेशन किया जाता है ये कितनी डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किया जाता है, ये क्या है 0 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मक्खन में चर्बी की प्रतिशत मात्रा होती है लगभग कितने प्रतिशत होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो चर्बी की मात्रा होती है ये होती है 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पूर्णतः गाय के दूध से बने खोआ में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है, लेकिन होती कितनी है ये आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा है जो, यानी जो खोआ, जो मावा आप देसी भाषा में बोलते हो, तो मावा में गाय के दूध से जो बनता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो कितनी होती है 20% होती है। और अगर आपसे पूछता है भैंस, तो भैंस के में कितनी होती है 21% होती है। अब यहाँ पर मान लीजिए खोआ की जब बात की जा रही है तो एक और इनसे संबंधित एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो क्या होता है, याद रखिएगा कि वो होता है कि गाय का तो सबसे बेस्ट क्या बनता है, छेना बनता है। याद रखना छेना तो सबसे अच्छा किसका बनता है, गाय के दूध का बनता है। और भैंस के दूध का क्या बनता है, सबसे अच्छा खोआ बनता है, मावा बनता है। सबसे अच्छा खोआ तो किसका बनता है, भैंस के दूध का, और छेना सबसे अच्छा किसका बनता है, गाय के दूध का बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा तत्व कोशिका भित्ति की रचना के लिए आवश्यक तत्व होता है। तो याद रखिएगा कोशिका भित्ति के लिए आवश्यक तत्व है तो कौन सा होता है, कैल्शियम होता है। याद रखिएगा कोशिका भित्ति की आपको रचना करनी है तो कौन सा आवश्यक तत्व होता है, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि धान की फसल का अनुहरण खरपतवार है। और अनुहरण का मतलब अभी आपको बताया गया था कि क्या होता है, नकलची खरपतवार। मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि धान की फसल का नकलची खरपतवार कौन सा होता है। तो कौन सा होता है, एकाइनोक्लोवा क्रूसगेली। क्या होता है, एकाइनोक्लोवा क्रूसगेली। मतलब ये किसका नाम होता है, सांवा का होता है। याद रखिएगा सांवा का होता है। मतलब धान का जंगली खरपतवार या फिर अनुहरण खरपतवार या फिर नकलची खरपतवार क्या होता है, सांवा घास होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मक्का की इष्टतम फसल ज्यामिति क्या है। मतलब याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो क्रॉपिंग स्पेसिंग जो डिस्टेंस रखी जाती है, आप डायरेक्ट याद रखिएगा इस जो डिस्टेंस रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है मक्के में, ये रखी जाती है 60 × 25 सेंटीमीटर।
याद रखिएगा मक्का की इष्टतम फसल ज्यामिति कितनी रखी जाती है, ये रखी जाती है 60 × 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दालों के लिए हानि रहित, याद रखिए यहाँ पर आपको एक वर्ड दे रखा है कि हानि रहित शाकनाशी कौन सा होता है। तो याद रखिएगा हानि रहित शाकनाशी कौन सा होता है, होता है पेंडामेथिलीन होता है। कौन सा होता है, याद रखिएगा दालों के लिए ये होता है पेंडामेथिलीन होता है हानि रहित शाकनाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ज्वार धान्य फसल की अपेक्षित बीज दर कितनी होती है। तो अगर हम बात करते हैं ज्वार, तो इसकी जो सीड रेट रखी जाती है, जो बीज दर रखी जाती है प्रति हेक्टर, ये रखी जाती है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर। कितनी रखी जाती है, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गुच्छेदार मूंगफली की इष्टतम पौध संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपसे पूछा है गुच्छेदार मूंगफली की, तो इसकी जो पौध संख्या होती है प्रति हेक्टर वो कितनी होती है, 3.3 लाख होती है। याद रखिएगा 3.3 लाख प्रति हेक्टर होती है। कितनी होती है पौध संख्या, 3.3 लाख प्रति हेक्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जो कि यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा है गड़ल बिट्टल किसका सर्वाधिक हानिकारक कीट होता है। तो याद रखिएगा गड़ल बिट्टल की अगर हम बात करते हैं तो ये किसका होता है, सोयाबीन का होता है। किसका होता है हानिकारक कीट, ये होता है सोयाबीन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अंतिम रेशा निकालने के लिए अलसी के डंठल के उपचार को कहा जाता है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलसी के डंठल के उपचार को, मतलब उसका जो तना होता है उससे अलग किया सा है। ठीक है, रेशे को क्या करेंगे हम, जब अलसी होती है तो इसका तने को जब हम क्या करते हैं यार, उसे गला देते हैं, उसे सड़ा देते हैं। ठीक है, सड़ाने के बाद क्या करते हैं, उसके रेशे को हम अलग करते हैं उसके तने से। तो इसी को बोला जाता है रेटिंग। यहाँ रेटिंग किसे बोला जाता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अलसी को यहाँ गंदे पानी या फिर कैसे भी पानी में हम डाल देते हैं। ठीक है, सामान्यतः तो गंदे पानी का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए नदी नाले, ठीक है, नदी नालों का हम यूज़ करते हैं, वहाँ पर क्या कर देते हैं, उसे कुछ टाइम के लिए रख देते हैं। उससे क्या होता है, जो रेशा होता है वो गल जाता है। ठीक है, क्या होता है, गल जाता है, जिससे कि वो आसानी से उससे अलग हो जाता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है रेटिंग क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान किसके उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। तो सरसों के उत्पादन में। आप सभी को पता है कि सरसों का उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है देश में, ये होता है फर्स्ट स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सीड प्लॉट टेक्निक का संबंध किस फसल से होता है। तो याद रखिएगा एसपीटी, मतलब सीड प्लॉट टेक्निक का संबंध आलू फसल से होता है। ओके, और एसआरआई का भी किससे संबंध होता है, आलू फसल से ही संबंध होता है। और एसआरआई का फुल फॉर्म क्या होती है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रमाणित बीज के लेबल का रंग कौन से कलर का होता है, कौन से रंग का होता है। तो ये होता है नीला रंग का होता है। किस प्रकार का होता है, टैग प्रमाणित बीज पर ये होता है नीले कलर का टैग होता है। और प्रमाणित बीज किसको दिया सा है, किसानों को दिया सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्टोमेटा का खुलने तथा बंद होने में अंतर्गत पोषक तत्व कौन सा होता है। मतलब यहाँ स्टोमेटा मतलब रंध्रों के खुलना और बंद होना, ये किस पर निर्भर करता है, ये आपसे पूछा गया है, किस पोषक तत्व पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है पोटास पर। याद रखिएगा रंध्रों का खुलना और बंद होना ये किस पोषक तत्व पर निर्भर करता है, ये करता है पोटास पर करता है। ठीक है, याद रखिएगा ये भी एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्थानांतरित बालू के टीबे या जो टीले होते हैं राजस्थान के किस हिस्से में रुकावट बनते हैं। तो याद रखिएगा जो सैंड डोन्स होते हैं, ठीक है, सैंड होते हैं, तो ये किस हिस्से में बनता है, ये होता है पश्चिम में बनता है। वैसे इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो क्योंकि ये राजस्थान का क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आम का प्रत्यारोपण करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है। यहाँ पर आपको दिया गया है प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण का मतलब होता है यहाँ ट्रांसप्लांट। जब इसकी नर्सरी तैयार की जाती है तो इस नर्सरी से जो मेन फील्ड होता है इसका, तो उसमें जो ट्रांसफ़र किया जाता है उसका उचित समय क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सा होता है आम का प्रत्यारोपण करने का सबसे उत्तम समय, ये होता है जुलाई से सितंबर के मध्य होता है। क्या होता है, जुलाई से सितंबर के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बेर की देर से पकने वाली किस्म कौन सी होती है। तो होती है उमरान होती है। कौन सी होती है, याद रखिएगा बेर की देरी से पकने वाली किस्म ये होती है उमरान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जालोर सीडलेस किसकी किस्म होती है। तो याद रखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जालोर सीडलेस किसकी किस्म होती है, अनार की होती है। किसकी होती है, अनार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि विथानिया सोमनीफेरा है। तो विथानिया सोमनीफेरा मतलब अश्वगंधा। विथानिया सोमनीफेरा मतलब अश्वगंधा। तो अश्वगंधा क्या होता है,
एक प्रकार का औषधीय प्लांट होता है। क्या होता है? अश्वगंधा एक प्रकार का औषधीय मतलब मेडिसिनल प्लांट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे हमारे 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो लास्ट का क्वेश्चन है कि अल्फांजो किस स्थान की आम की प्रसिद्ध किस्म है? तो ये होती है रत्नागिरी की। याद रखिएगा, अल्फांजो किस स्थान की आम की प्रसिद्ध किस्म है? ये होती है रत्नागिरी की। और इसके साथ साथ आप एक और पॉइंट नोट कर लीजिए कि अल्फांजो में सबसे ज़्यादा जो स्पंजी टिश्यू प्रॉब्लम है ये सबसे ज़्यादा देखी जाती है। कि स्पंजी टिश्यू जो प्रॉब्लम आती है, जो समस्या आती है, ये सबसे ज़्यादा किस में आती है? अल्फांजो किस्म में आती है। और अल्फांजो किसकी किस्म होती है? आम की होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और इसके साथ तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब यहाँ पर याद रखा, आपके लिए इतनी स्ट्रगल किया है, आपके लिए यहाँ पर 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है, तो आपका इतना तो हक बनता है ना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम इसका एम रखते हैं, इसका टारगेट रखते हैं 1K व्यूज़। ठीक है, तो जल्दी से 1K व्यूज़ को कंप्लीट करिए, देखते हैं आप कितने जल्दी करते हो। ठीक है, तो जल्दी से जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उन सभी को एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम इस वीडियो को एम कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो जल्दी से शेयर कीजिए। इसके साथ साथ मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।